करो दोस्त, एक सिंगल गवर्नमेंट डिसीजन और पूरा देश एक ज्वाला में बदल जाता है। हाँ, स्टूडेंट्स, वुमेन, आम लोग सब सड़कों पर। पिटिशंस और प्रेयर्स की जगह अब नारा था स्वराज का। स्वराज। दिस इजंट अ मूवी स्क्रिप्ट माय फ्रेंड, ये था द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम इसी एक्साइटिंग दौर की एक सुपर डिटेल चर्चा करेंगे। बिल्कुल। एंड यू नो द ड्रिल, आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट टू बी द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन इन द रूम, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि यू डोंट मिस अ सिंगल नगेट ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा सफर है बिटवीन 1905 एंड 1909, अ वेरी शॉर्ट बट इनक्रेडिबली इम्पैक्टफुल पीरियड। हाँ, बहुत ही पैक्ड। हमारा लर्निंग मैप फॉर टुडे इज सिंपल बट पावरफुल। फर्स्ट वील स्टार्ट विद व्हाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो। वो क्या रीजंस थे जिससे पॉलिटिक्स का स्टाइल ही बदल गया। ओके। फिर वील जंप इनटू द हार्ट ऑफ द एक्शन, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इंडियाज फर्स्ट रियल मास स्ट्रगल। द मेन इवेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे नेशनलिस्ट लीडर्स आपस में स्प्लिट हो गए इन द फेमस सूरत स्प्लिट। द ड्रामा। And finally, we'll analyze the British response, the Morley-Minto reforms of 1909, जिसे carrot and stick policy का एक perfect example माना जाता है। Ready हो? Absolutely ready. Let's begin this journey. Awesome! Let's kick things off. Topic 1. Growth of militant nationalism. The shift from petition to protest. Okay, so first things first. What exactly is militant nationalism? Basically, ये Indian politics में एक major ideological shift था। देखो, for about 20 years, from 1885 to 1905, इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट करने वाले लीडर्स थे मॉडरेट्स। Right, the early phase. एग्जैक्टली। इनका मेथड सिंपल था एंड इट वाज कॉल्ड द 3 Ps। Prayer, petition and protest. परफेक्ट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटिशंस लिखते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे और उन्हें लगता था कि ग्रेजुअल रिफॉर्म से ही काम बनेगा। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच था, है ना? बहुत ज्यादा। बट बाय द अर्ली 1900s एक नया ग्रुप ऑफ लीडर्स इमर्ज हुआ, द मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। इनका कहना था कि 3 Ps से काम नहीं चलेगा। Enough is enough वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। उन्होंने इस मेथड को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भीख मांगना कहा। Harsh words. They believed कि फ्रीडम भीख में नहीं मिलती, इट हैज टू बी अर्न्ड। इसके लिए जरूरत थी डायरेक्ट एक्शन की, मोर असर्टिव मेथड्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट मासेस को इन्वॉल्व करके ब्रिटिश रूल को हेड ऑन चैलेंज करने की। I love that term, political mendicancy. So, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको सुपर क्लियर करते हैं। चलो। सोचो तुम्हारे कॉलेज में कैंटीन का फूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले आप लोग क्या करते हो? प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हो, रिक्वेस्ट करते हो, लीड करते हो। हाँ, द मॉडरेट अप्रोच। 3 Ps. एग्जैक्टली। बट जब महीनों तक कुछ नहीं होता, तब स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं बस बहुत हुआ। फिर क्या होता है? फिर होता है डायरेक्ट एक्शन, फुल स्केल कैंटीन बॉयकॉट, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने धरना। अब आप एक फेवर नहीं मांग रहे, यू आर डिमांडिंग योर राइट। वाओ, दैट माय फ्रेंड इज द शिफ्ट फ्रॉम द मॉडरेट टू द मिलिटेंट अप्रोच। सिंपल, राइट? परफेक्ट एग्जांपल, बहुत क्लियरली समझाता है। चलो, अब इसके पीछे के रीजंस को डीप डाइव करते हैं। लेट्स डू इट। सो लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। ये जो शिफ्ट था, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1890s में ही हो गई थी, बट बाय 1905 इसने एक बहुत ही कॉन्क्रीट और पावरफुल शेप ले लिया। एक रेडिकल ट्रेंड इमर्ज हो रहा था। सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? What were the trigger? Exactly. What were the forces that pushed Indian nationalism from the drawing rooms of the educated elite onto the streets? Good question. इसका बैकग्राउंड समझना बहुत क्रिटिकल है। It explains the psychology of the freedom struggle. The story starts with the recognition of the true nature of British rule. मतलब लोगों को उनका असली चेहरा दिखने लगा। हाँ, शुरू में लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी का बिलीफ था कि ब्रिटिश रूल एक प्रोविडेंशियल मिशन है, कि वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने आए हैं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा सोचते थे। एग्जैक्टली। बट 1890s की इकोनॉमिक रियलिटीज ने इस इल्यूजन को तोड़ दिया। बिटवीन 1896 एंड 1900 इंडिया में बहुत सिवियर फैमिन्स आए। Oh, I've read about this. It was devastating. एक एस्टिमेट के मुताबिक 90 लाख लोग मरे। 90 लाख। ऊपर से डेक्कन में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट तो था ही, पर अक्सर ब्रूटल और इंसेंसिटिव भी था। इससे तो गुस्सा बढ़ेगा ही। ऑफ कोर्स, आम आदमी को एहसास हो रहा था कि ओनली एन इंडियन गवर्नमेंट कुड ट्रूली केयर फॉर इंडियंस। द एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज नाउ एक्सपोज्ड। So the curtain was lifted. अब आते हैं कोर लॉजिक पर। The triggers. राइट। ये आग कई चिंगारियों से भड़की थी। Think of it as multiple streams flowing together to create a massive river. Nice analogy. Let's look at them one by one. First, और शायद सबसे direct cause, the repressive laws passed by the British, especially under Lord Curzon. अच्छा। Nationalists को realize हुआ कि British government उन्हें rights देने के बजाय उनके existing rights भी छीन रही थी। For example, 1892 का Indian Councils Act, एक बहुत बड़ा disappointment. क्यों? उसमें क्या था? It failed to satisfy their demands for any real power. It was like being invited to a party but not being allowed to eat anything. सिर्फ देख सकते हो। हाँ, that's a good way to put it. फिर 1897 में नाटू ब्रदर्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट कर दिया गया। नो कोर्ट, नो लॉयर, नो जस्टिस। Just like that. जस्ट लाइक दैट। उसी साल बाल गंगाधर तिलक को सिडिशन के चार्जेस में 18 मंथ्स के लिए जेल में डाल दिया। इससे साफ हो गया कि ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ सिर्फ दिखावे के लिए था। जब उन पर बात आती थी तो कोई रूल नहीं। बिल्कुल। फिर 1898 में
उन्होंने आईपीसी सेक्शन 124A यानी सेडिशन लॉ को और भी स्ट्रिक्ट बना दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब किसी भी एक्ट या स्टेटमेंट से गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन यानी नाराजगी दिखाना सेडिशन माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर डायरेक्ट अटैक। वाओ। और कर्जन ने क्या किया? कर्जन तो नेक्स्ट लेवल पर ले गया। 1899 में उसने कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। इसने कॉर्पोरेशन में इंडियन मेंबर्स का नंबर ड्रास्टिकली कम कर दिया। सो एन अटैक ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। प्रिसाइजली। फिर 1904 में आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिससे किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना क्राइम बन गया, यानी प्रेस की आजादी पर ताला। ये तो एक के बाद एक हमले थे। और आखिरी कील साबित हुआ 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। कर्जन को लगता था कि यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज पैदा करने की फैक्ट्रीज बन गई हैं। सीरियसली? यस। तो इस एक्ट के थ्रू उसने यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ा दिया, उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी। वाओ, दैट्स अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ राइट्स। इट्स लाइक अ वीडियो गेम जहां बॉस आपकी पावर्स एक-एक करके छीनता जाता है until you have no choice but to fight back. एग्जैक्टली। चलो, सेकंड मेजर फैक्टर था ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लीडर्स जैसे तिलक, अरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल ने इंडियन से कहा कि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। Stop feeling inferior. बिल्कुल। उन्होंने कॉलोनियल नैरेटिव को रिजेक्ट किया कि इंडियंस वीक हैं। उन्होंने कहा कि मासेस ही असली पावर है और वो आजादी के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट था। बहुत बड़ा। थर्ड, द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से अवेयरनेस तो बढ़ी, लोगों ने डेमोक्रेसी, लिबर्टी जैसे कंसेप्ट समझे, लेकिन But no jobs, right? एग्जैक्टली इसने एक बहुत बड़ी एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ की फौज तैयार कर दी। डिग्रीज थी, जॉब्स नहीं। इससे डिस्कंटेंट बढ़ा और वो न्यू नेशनलिज्म के फुट सोल्जर्स बन गए। And here's where it gets really interesting. The international influences. सिर्फ इंडिया के अंदर की बात नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। बाहर की दुनिया में ऐसी चीजें हो रही थी जिसने यूरोपियन इनविंसिबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। जैसे कि पहले जापान का एज एन इंडस्ट्रियल पावर राइज होना आफ्टर 1868। इसने प्रूव किया कि एक एशियन कंट्री बिना वेस्टर्न हेल्प के प्रोग्रेस कर सकती है। That's a huge point. फिर 1896 में बैटल ऑफ अदवा में छोटी सी अफ्रीकन नेशन इथियोपिया ने इन्वेडिंग इटालियन आर्मी को हरा दिया। Wow, I didn't know that. It sent shockwaves across the colonized world. फिर बोर वॉर्स 1899 to 1902 में ब्रिटिश को काफी मुश्किलें आई। और सबसे बड़ा शौक था 1905 में जापान की रशिया पर जीत। द बिगेस्ट वन, एक छोटी सी एशियन नेशन ने एक जायंट यूरोपियन एम्पायर को हरा दिया। उस वक्त कराची क्रॉनिकल न्यूज़पेपर ने लिखा था, What one Asiatic has done, others can do. If Japan can drub Russia, India can drub England with equal ease. Goosebumps. What a powerful message. It was. एक और मेजर फैक्टर था रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। नए लीडर्स को लगा कि मॉडर्निटी के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन इंडियन कल्चर को खत्म कर देगा। अपनी आइडेंटिटी का खतरा। हाँ, थिंकर्स जैसे स्वामी विवेकानंदा, बंकिम चंद्र चैटर्जी और स्वामी दयानंदा सरस्वती ने इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की बात की। दयानंदा सरस्वती ने तो सीधा नारा दिया, इंडिया फॉर द इंडियंस। और इस सब के बीच मॉडरेट से डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा। यंगर नेशनलिस्ट उनके 20 साल के 3 Ps से खुश नहीं थे। उनको लगा 20 साल में कुछ हासिल नहीं हुआ। Time for a new strategy. And finally, the last nail in the coffin was Curzon's reactionary policies. उसने इंडियंस को पब्लिकली इंसल्ट किया, उनकी एक्टिविटीज को लेटिंग ऑफ गैस कहा। Arrogance at its peak. और उसका पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन आखिरी ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राइट। सो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? ऑल दीज फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जहां मिलिटेंट नेशनलिज्म पनप सका। इट क्रिएटेड अ जनरेशन जो आजादी के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार थी। द गोल वॉज नाउ स्वराज। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं था, समझे? इट वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी फोर्सेस। It was the moment when the Indian freedom struggle grew up. From a hopeful child asking for favors to an assertive adult demanding its birthright. Perfectly said. Absolutely brilliant explanation. चलो, अब इस knowledge को lock in करते हैं with some cross questioning. Ready? Ready. Question 1. For our friends studying for exams, it's hard to remember all those repressive laws. So let's try a memory hack for Curzon's era laws. Let's try CUPS. CUPS. हाँ, C for Calcutta Corporation Act, U for Universities Act, P for Press Official Secrets Act, and S for Sedition Laws getting stricter. थोड़ा helpful है ना? That's a great one. CUPS. Easy to remember. Okay, my turn. Question 2. हमने रूसो-जापानीज वॉर ऑफ 1905 की बात की। जापान की जीत इतनी साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट क्यों थी इंडियंस के लिए? Great question. It was because for the first time in modern history, एक major European power को एक Asian power ने हराया था। Right. इसने यूरोपियन इनविंसिबिलिटी के मिथ को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। इट गिव इंडियंस अ मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट कि अगर जापान कर सकता है तो हम भी ब्रिटिश को चैलेंज कर सकते हैं। Perfectly put. Question 3. A very important term we used was political mendicancy. ये term किस ग्रुप के मेथड्स के लिए यूज किया गया था? द क्लासिक वन। ये टर्म यूज किया गया था फॉर द मॉडरेट्स मेथड ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट।
नए लीडर्स ने इसे पॉलिटिकल बेगिंग कहा। याद रखना। Excellent. Question 4. A powerful call was given during this time. India for the Indians. किसने दिया था ये कॉल? Yes, it was Swami Dayananda Saraswati. He was one of the key thinkers who reminded Indians of their glorious past. Fantastic. Final question, number 5. Let's match the famous militant leader trio to their regions. We have Tilak, Lajpat Rai and Bipin Chandrapal. Easy peasy. Bal Gangadhar Tilak, Maharashtra. Lala Lajpat Rai, the Lion of Punjab, from Punjab. And Bipin Chandrapal, Bengal. The famous trio, Lal Bal Pal. Perfect. Now, for everyone listening, let's cement this. Pause and practice saying. The growth of militant nationalism was fueled by British repression like the Curbs Clause, inspiring international events like the Russo-Japanese War, and a deep dissatisfaction with the political mendicancy of the moderates. In short, 1905 तक इंडियंस का पेशेंस ओवर हो चुका था and a new more assertive form of nationalism ने जन्म लिया। बिल्कुल। सो ये सारे कारण मिलकर एक तूफान खड़ा कर रहे थे और उस तूफान का एपिसेंटर बना कर्जन का एक फैसला। बंगाल का विभाजन। वहीं से शुरू हुई स्वदेशी मूवमेंट की कहानी। लेट्स मूव ऑन। टॉपिक 2, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। From protest to mass mobilization. सो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या था ये एग्जैक्टली? एट इट्स कोर ये इंडिया का पहला मेजर मास मूवमेंट था। द आइडिया वाज सिंपल बट पावरफुल। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड प्रमोट स्वदेशी यानी इंडियन मेड गुड्स। Use your own, reject the foreign. Exactly. ये स्टार्ट हुआ एज अ डायरेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, but it soon grew into a much larger movement for self-reliance, self-respect and finally स्वराज। इसको भी एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझाएं। Let's do it. सोचो, एक ह्यूज इंटरनेशनल कॉफी चेन आपके शहर में आती है और सारे लोकल कॉफी शॉप्स का बिजनेस खत्म कर देती है। Okay. आप और आपके दोस्त डिसाइड करते हो, hey, we're not going to buy coffee from this big chain anymore. We will only support our local chai walas and coffee shops. You start a social media campaign, #supportlocal. Ah, I see where this is going. That is Swadeshi and boycott on a small scale. वही चीज 1905 में नेशनल लेवल पर हुई थी। It was about economic survival and national pride. That's a fantastic modern analogy. चलो अब आते हैं रियल स्टोरी पर। Let's go. इंट्रोडक्शन। लॉर्ड कर्जन ने दिसंबर 1903 में बंगाल को पार्टीशन करने का डिसीजन पब्लिक किया। उसको लगा इससे नेशनलिज्म कमजोर होगा। But it backfired big time. बिल्कुल। Instead of crushing nationalism, it became the trigger for an unprecedented mass movement. So let's get into the background. Why partition Bengal? Official reason क्या था? Official reason दिया गया कि बंगाल, with a population of 78 million, was simply too big to administer efficiently. जो कि शायद थोड़ा सच भी था। Thoda, yes. But the real motive was political, not administrative. Bengal was the nerve center of Indian nationalism. उनको इसे तोड़ना था। Exactly. Risley, the Home Secretary, ने साफ-साफ कहा था, Bengal united is a power, Bengal divided will pull in several different ways. One of our main objects is to split up and thereby to weaken a solid body of opponents to our rule. Wow, so they admitted it internally. They did. Plan था to divide and rule in two ways. First, on the basis of language. New Bengal में Bengali speaking minority होती, 17 million Bengalis, but 37 million Hindi and Oriya speakers. अपनी ही स्टेट में माइनॉरिटी, अनबिलीवेबल। Second, and more sinister, on the basis of religion. Western Bengal को हिंदू मेजॉरिटी एरिया बनाया गया और ईस्टर्न बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी। क्लासिक डिवाइड एंड रूल। कर्जन ने ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स को ये कहकर आकर्षित करने की कोशिश की कि ढाका उनकी नई कैपिटल बनेगी और उन्हें ऐसी पावर मिलेगी जो मुगल्स के टाइम से नहीं मिली। So he was playing the communal card. Very openly. Now let's see the core logic, how the movement unfolded. The response was immediate. Phase 1 क्या था? Phase 1 था anti-partition campaign under the moderates 1903-1905. लीडरशिप सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, के मित्रा जैसे लीडर्स के हाथ में थी। उन्होंने पिटिशंस लिखे, मीटिंग्स की, न्यूज़पेपर्स लाइक हितावादी, संजीवानी में लिखा। The usual moderate methods. Yes. लेकिन गवर्नमेंट ने एक ना सुनी। So the leaders decided to escalate. On August 7, 1905, at the Calcutta Town Hall, a massive public meeting में the boycott resolution was passed. This was the formal start. This was the formal proclamation of the Swadeshi movement. Leaders पूरे बंगाल में घूमकर मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट के बॉयकॉट का मैसेज फैलाने लगे। और फिर आया पार्टीशन का दिन। October 16, 1905, it was observed as a day of mourning throughout Bengal. It was an incredible sight. लोग सुबह गंगा में नहाए, फिर नंगे पांव सड़कों पर processions निकाले, singing बंदे मातरम। I read that Rabindranath Tagore had a special call for that day. He did. उनके कहने पर लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी as a symbol of the unbreakable unity of the Bengali people. टैगोर ने इसी टाइम अपना फेमस सॉन्ग अमार सोनार बंगला लिखा, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। That is just so powerful. The imagery of an entire city in mourning, tying rakhis, it's incredible. It was. So what was the official position of the Indian National Congress in all this? Good question. कांग्रेस शुरू में थोड़ा हेजिटेंट था, but at the 1905 Benares session under Gokhale, they formally condemned the partition and supported the movement for Bengal. But the big leap was in 1906, right? Yes.
द 1906 कैलकाटा सेशन। यहाँ अंडर दादा भाई नौरोजी कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर किया, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। ये बहुत बड़ा स्टेप था। बहुत बड़ा। आफ्टर 1905 द मूवमेंट केम अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। तिलक, पाल, राय, अरोबिंदो ने मूवमेंट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उनका अप्रोच क्या था? They wanted to take the movement beyond Bengal and beyond just boycotting goods. उन्होंने passive resistance का कॉल दिया, a complete boycott of government schools, colleges, courts, titles, सब कुछ। Make the administration impossible. Exactly. अरोबिंदो घोष ने कहा, political freedom is the life breath of a nation. This phase saw many new forms of struggle. जैसे कि Corps of volunteers और समितिज। अश्विनी कुमार दत्ता की स्वदेश बंधव समिति बरिसाल में बहुत पॉपुलर हुई। इनका काम क्या था? They used magic lantern lectures, sang स्वदेशी songs, provided social service और उनके अपने arbitration courts भी थे। Grassroots mobilization at its best. Amazing. फिर use of traditional festivals. जैसे तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को यूज किया था, बंगाल में भी ट्रेडिशनल फोक थिएटर को यूज किया गया। कल्चर और पॉलिटिक्स का मिक्स। हाँ, emphasis on self reliance और आत्मशक्ति, मतलब नेशनल डिग्निटी, सोशल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन। अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना। बिल्कुल। फिर आया प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करके नेशनल स्कूल्स खोले गए। अगस्त 15, 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी, बंगाल नेशनल कॉलेज शुरू हुआ। जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष थे। करेक्ट। स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस भी शुरू हुए। आचार्य पीसी रे की बंगाल केमिकल्स और वीओ चिदम्बरम पिल्लई की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ब्रिटिश मोनोपोली को डायरेक्ट चैलेंज। एंड फाइनली द इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्फीयर। पेंटिंग में अभिनंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन आर्ट को रिवाइव किया। साइंस में जगदीश चंद्र बोस एंड प्रफुल्ला चंद्र रॉय ओरिजिनल रिसर्च कर रहे थे। सो इट वाज अ कंप्लीट रेनेसांस। लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? मास पार्टिसिपेशन कैसा था? दिस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। दे वर द वैनगार्ड्स। और उन्हें रिप्रेशन भी झेलना पड़ा। बहुत फाइन्स, एक्सपल्शन, सब कुछ। वुमेन ने पहली बार घर से निकलकर प्रोसेशंस में हिस्सा लिया। दिस वाज अ मेजर चेंज। एंड व्हाट अबाउट मुस्लिम पार्टिसिपेशन? यहाँ पार्टिसिपेशन मिक्स्ड था। कुछ लीडर्स जैसे मौलाना आजाद आगे आए, पर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन। जिसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। और दिसंबर 30, 1906 को उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को इनकरेज किया एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। Divide and rule strikes again. So, in conclusion, the Swadeshi movement was a leap forward. भले ही ये अपने सारे goals achieve नहीं कर पाया, but इसने Indian national movement को एक mass movement बना दिया। The annulment of the partition in 1911 was a big victory, but the damage had been done. Exactly. Incredible. An entire ecosystem of resistance was created. Chalo, time for our cross-questioning round. Let's do it. Question 1. Let's do a quick memory check on two crucial dates. स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कब हुआ और पार्टीशन इंप्लीमेंट कब हुआ? The formal proclamation at Calcutta Town Hall was on August 7, 1905, or the partition was implemented on October 16, 1905. Both dates are super important. Perfect. Question 2. बंगाल नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? ये एक वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। It was the great nationalist thinker Aurobindo Ghosh. और bonus fact, National Council of Education के first president राश बिहारी घोष थे। Brilliant. Question 3. Tilak used which two traditional festivals for Swadeshi propaganda? He used the Ganapati festival and the Shivaji festival, a genius move to mix culture and politics. Absolutely. Question 4. V.O. Chidambaram Pillai का famous Swadeshi enterprise कौन सा था? It was the Swadeshi Steam Navigation Company. It was a bold attempt to break the British monopoly on sea trade. Fantastic. And final question, number 5. The All India Muslim League was formed in 1906. Who was the key leader behind it? And what was the British attitude towards it? The key leader was the Nawab Salimullah of Dhaka, and the British actively encouraged its formation as a counterweight to the Congress. Divide and rule in action. Crystal clear. Now, for our listeners, pause for a moment and practice saying. The Swadeshi movement, triggered by the partition of Bengal, used new methods like boycott, national education, and volunteer samitis, transforming the freedom struggle from an elite affair into a mass movement. In short, बंगाल के पार्टीशन ने पूरे देश को एक नया जोश और आजादी की लड़ाई को नए तरीके दिए, लेकिन इस जोश में कुछ प्रॉब्लम्स भी आईं। Which leads us to our next topic, the drama and the heartbreak. Topic 3. Evaluation of the movement and the Great Surat Split. The cracks within the movement. Okay, team. So we just saw the massive high of the Swadeshi movement, but as they say, what goes up must come down. बिल्कुल। ये फेज मूवमेंट के डिक्लाइन और कांग्रेस पार्टी के अंदर के ड्रामा की कहानी है। एक तरफ द मूवमेंट लॉस्ट इट्स स्टीम बाय 1908 और दूसरी तरफ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि 1907 में सूरत में पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, द फेमस सूरत स्प्लिट। That's a great setup. इसको ऐसे सोचो जैसे एक बहुत सक्सेसफुल रॉक बैंड। ओके। हिट सॉन्ग्स हैं, मैसिव कॉन्सर्ट, सब कुछ अच्छा है, बट फिर बैंड मेंबर्स में क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं। द लीड सिंगर वांट्स टू मेक स्लो म्यूजिक बट द गिटारिस्ट वांट्स टू प्ले हेवी मेटल। एग्जैक्टली। आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, एंड आखिर में द बैंड स्प्लिट्स। फैंस का दिल टूट जाता है। यही कुछ कांग्रेस के साथ सूरत में हुआ।
It was a tragedy for the national movement. बिल्कुल। Love that analogy. So let's get into the nitty-gritty of why this band broke up. चलो इंट्रोडक्शन। हर हाई के बाद एक लो आता है। Yes. स्वदेशी मूवमेंट अपने पीक के बाद डिक्लाइन होने लगा। बाय 1908 इसका ओपन मास बेस्ड फेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। So let's look at the background first. Why the movement fizzled out? इसके पीछे सेवरल इंपॉर्टेंट कारण थे। फर्स्ट, सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम डाउन विद एन आयरन फिस्ट। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को पीटा गया, फाइन किया गया, मीटिंग्स बंद कर दी गई और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। The stick was out. Yes. Second, lack of effective organization. The movement spontaneous तो था, पर एक sustainable, disciplined party structure नहीं बना पाया. It was more emotional than organized. No centralized command. Right. Third, the movement was rendered leaderless. By 1908, ज़्यादातर टॉप लीडर्स सीन से बाहर थे। तिलक को 6 साल के लिए मंडला जेल भेज दिया गया। Oh, that's a long time. अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। लाजपत राय विदेश चले गए। The movement was like a ship without a captain. अंदर की लड़ाई भी तो थी. Fourth, internal squabbles. The constant fights between moderates and extremists, जो सूरत स्प्लिट में पीक पर पहुंचे, ने मूवमेंट को अंदर से कमजोर कर दिया। सारी एनर्जी आपस में लड़ने में चली गई. And finally, a very important point, a narrow social base. भले ही ये मास मूवमेंट था, but it was primarily limited to the urban upper and middle classes. ये किसानों तक लार्ज स्केल पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया. Exactly. अब आते हैं मेन इवेंट पर, the core logic, the सूरत स्प्लिट, 1907. ये स्प्लिट अचानक नहीं हुआ, इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी। So what was the run up to Surat? डिफरेंसेस 1905 के बनारस सेशन से ही दिखने लगे थे। 2 की पॉइंट्स पर कॉन्फ्लिक्ट था। क्या थे वो? पहला, द स्कोप ऑफ द बॉयकॉट। एक्सट्रीमिस्ट्स लेड बाय तिलक चाहते थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाया जाए। मॉडरेट्स चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड रहे। And the second point? द नेचर ऑफ द बॉयकॉट। एक्सट्रीमिस्ट्स चाहते थे कि हर चीज का बॉयकॉट हो, स्कूल्स, कोर्ट्स, काउंसिल्स, सब कुछ, कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन। मॉडरेट्स इसके खिलाफ थे। उन्हें डर था कि एक ऑल आउट मास मूवमेंट को ब्रिटिश ब्रूटली क्रश कर देंगे। So it was a fundamental difference in strategy. बिल्कुल। द 1906 कैलकाता सेशन वाज अ टेम्पररी ट्रूस। दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनकी रिस्पेक्ट सब करते थे, सो स्प्लिट टल गया। But the differences remained. यस, स्वराज पर रेजोल्यूशन पास हुआ, बट स्वराज का मतलब भी दोनों के लिए अलग था। फॉर एक्सट्रीमिस्ट इट मेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फॉर मॉडरेट्स इट मेंट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। The tension was building up. And then the split finally takes place in December 1907 at Surat. The atmosphere was very tense. Venue को लेकर भी इशू था, right? हाँ, वेन्यू डिस्प्यूट। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सेशन नागपुर में हो ताकि तिलक प्रेसिडेंट बन सकें। मॉडरेट्स ने वेन्यू सूरत शिफ्ट कर दिया। Why Surat? सूरत तिलक के होम प्रोविंस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था और कांग्रेस के रूल्स के मुताबिक कोई भी लीडर अपने होम प्रोविंस में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। Clever move by the moderates. वेरी क्लेवर। फिर हुआ प्रेसिडेंट डिस्प्यूट। मॉडरेट्स ने राज बिहारी घोष को नॉमिनेट कर दिया। जब सेशन शुरू हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ताप्ती, दोनों साइड्स रिजिड थे। और फिर क्या हो गया? There was shouting and someone even threw a shoe on stage. The session was suspended and the split became official. The moderates kept control of the party और extremists को निकाल दिया गया। What a sad day for the movement. इसका real world impact क्या हुआ? इम्पैक्ट बहुत बुरा था। गवर्नमेंट स्ट्राइक्स बैक। स्प्लिट के बाद गवर्नमेंट को मौका मिल गया। उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। Stick for the extremists and carrot for the moderates? प्रिसाइजली 1907 से 1911 के बीच 5 नए रिप्रेसिव लॉज लाए गए। द बिगेस्ट टारगेट वाज तिलक। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, 1908 में। उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर केसरी में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को डिफेंड किया था। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और मंडले जेल भेज दिया गया। So, in conclusion, The Surat split was a national tragedy. It left the national movement leaderless and weak for many years. ब्रिटिश को अपनी डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी में कांग्रेस के अंदर ही बड़ी कामयाबी मिली। दोनों साइड्स ये नहीं समझ पाए कि एक यूनाइटेड फ्रंट ही ब्रिटिश से लड़ सकता था। करेक्ट। What a dramatic story. Politics, ego, strategy, सब कुछ है इसमें. Okay, let's test our memory. Question 1. सूरत स्प्लिट किस साल में हुआ? I have a cheesy memory hack for this. लेट्स हियर इट। कांग्रेस के लीडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए साथ यानी 1907 में स्प्लिट हो गए। Cheesy but it works. इट डेफिनेटली वर्क्स। ओके, क्वेश्चन 2। सूरत सेशन के प्रेसिडेंट आखिर में कौन इलेक्ट हुए? It was Rash Bihari Ghosh. His election was a key reason for the final breakdown. करेक्ट। क्वेश्चन 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तिलक को 6 साल के लिए किस जेल में भेजा गया था? He was sent to Mandalay jail in Burma, a move to isolate him from the Indian masses. Precisely. Question 4. Let's summarize the core strategic difference. Extremists boycott movement को किस level तक ले जाना चाहते थे? Governable. And the moderates? The moderates wanted to limit the movement only to Bengal and boycott only foreign goods. This was the core disagreement. सही है ना? Exactly right. Now let's get our listeners to practice. Pause here and practice saying the Swadeshi movement declined due to government repression and internal squabbles, culminating in the Surat split of 1907 where the Congress broke into moderates and extremists. In short, अंदर की लड़ाई और बाहर का आक्रमण
दोनों ने मिलकर एक पावरफुल मूवमेंट को कमजोर कर दिया। अब देखते हैं ब्रिटिश ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया। फाइनल टॉपिक, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। The illusion of reform. ओके, सो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ये क्या थे? बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का कैरेट वाला पार्ट था। With the extremists crushed, it was time to offer some concessions to the moderates. टू विन देम ओवर। हाँ, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जिनका असली मकसद मॉडरेट्स को खुश करना और इंडियंस को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करना था, rather than giving any real power. आई हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस। Go ahead. जब आप बच्चे होते हो और आपको एक नया गेमिंग कंसोल चाहिए, आपके पेरेंट्स कंसोल के बजाय आपको एक सस्ता नॉक ऑफ हैंडल्ड वीडियो गेम दे देते हैं। I see. It has a screen, buttons, but it can only play one or two basic games. It's a shadow of what you wanted, not the real substance. That's exactly what these reforms were. An illusion of power. That is a spot-on analogy. A shadow, not the substance. Let's delve into it. Okay, let's start with the introduction. कांग्रेस के स्प्लिट होने के बाद ब्रिटिश ने सोचा अब टाइम है मॉडरेट्स को रैली करने का। उनकी स्ट्रेटजी थी रिप्रेशन, कंसिलिएशन, सप्रेशन। Explain that. First, crush the extremists. Second, offer concessions to conciliate the moderates. And third, once moderates are separated, they will have no popular support and can be ignored. A three-step plan. And the Morley-Minto reforms were the centerpiece of this conciliation. इसका background क्या था? इसकी नींव 1906 में ही रखी गई थी through two very important events. First, the Simla deputation in October 1906. What was that? A group of 35 Muslim elites, led by the Aga Khan, met Viceroy Lord Minto in Simla. उनकी सबसे important demand थी separate electorates for Muslims. और उन्होंने ज़्यादा representation भी मांगी। Yes, more seats than their population percentage. Second, the formation of the Muslim League in December 1906. Just a few months later, हाँ, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने मुस्लिम लीग बनाई। इसका स्टेटेड इंटेंशन था ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल्टी प्रीच करना और मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को कांग्रेस से दूर रखना। the ground was now perfectly set for a divide and rule reform. परफेक्ट। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। द रिफॉर्म्स themselves. Officially, the Indian Councils Act of 1909. Key features क्या थे? पहला, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से 60 मेंबर्स की हो गई। But there's a catch, right? अ बिग कैच, इलेक्टेड मेंबर्स अभी भी माइनॉरिटी में थे। ब्रिटिश ने ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रखी, तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास कर सकती थी। So no real power. नन। नाउ फॉर द मोस्ट डेंजरस प्रोविजन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही वोट कर सकते थे। दिस वाज द पॉइजन, इट डिवाइडेड द नेशन इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल। फिर सिस्टम था इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। लोग लोकल बॉडीज के लिए वोट करते, वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनते जो प्रोविंशियल मेंबर्स को चुनते, और फिर वो सेंट्रल मेंबर्स को। A very complex and filtered process. यस, और मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई, और उनके लिए वोटिंग क्वालिफिकेशन भी हिंदू से कम रखी गई। Clear favoritism to encourage separatism. हाँ, द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स वर एनलार्ज्ड बट विद लिमिटेशंस। मेंबर्स बजट डिस्कस कर सकते थे, रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे, पर पूरे बजट पे वोट नहीं कर सकते थे। So still no control over the purse. None. Finally, for the first time, one Indian was appointed to the Viceroy's Executive Council. Satyendra P. Sinha बने पहले Indian law member. A symbolic gesture to please the moderates. Exactly. So, इसका real world impact, the evaluation क्या था? Did these reforms give Indians any real power? The answer is a clear no. Lord Morley ने खुद कहा था इसके बारे में। हाँ, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में साफ कहा, if it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it. So no intention of giving self-government. बिल्कुल नहीं, ये benevolent despotism था। इनका मेन एम था नेशनलिस्ट को डिवाइड करना। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज द मोस्ट डैमेजिंग लेगेसी। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इसे कैंकर कहा, which corrupted the entire system. So the conclusion is that these reforms were a constitutional fraud. Yes, उन्होंने पावर का इल्यूजन क्रिएट किया, जबकि असली कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में ही रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने इंडिया की पॉलिटिक्स में कम्युनल डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। A truly sobering analysis. It was a masterclass in political manipulation. Okay, let's do our final round of cross-questioning. Question 1. What was the single most controversial and damaging feature of the 1909 reforms? Without a doubt, it was the introduction of separate electorates for Muslims. It was the formal beginning of communal politics in India. Absolutely. Question 2. The demand for separate electorates was formally put to the Viceroy by which group and who was leading it? This was the Simla deputation, or it was led by the Aga Khan. Correct. Question 3. Who was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council? The answer is Satyendra P. Sinha. He was appointed as the law member. Perfect. Question 4. Let's name the two British officials behind these reforms. The clue is in the name. Of course, it was the Secretary of State for India, John Morley, and the Viceroy of India, Lord Minto. And the final question, number 5. Was the election system introduced by the reforms direct or indirect? It was completely indirect, a system designed to ensure that only those acceptable to the British got elected. Fantastic. Now our final practice cue for the day. Pause the show and practice saying, the Morley-Minto reforms of 1909 were a carrot to rally the moderates after the Surat split.
They introduced divisive separate electorates for Muslims and offered only a shadow of power, not the substance of self-government. इन शॉर्ट, ये रिफॉर्म्स आजादी की तरफ एक कदम नहीं बल्कि डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाने का एक बहुत सोचा समझा और आगे चलकर अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लान था। Alright, what an incredibly dense and exciting journey that was. Let's do a quick global recap of what we've learned today. The broad micro-theme for our discussion was the shift from petition to protest, the rise of mass movements, and the British reaction to it. बिल्कुल। सो लेट्स रिकैप द फ्लो। Go ahead. फर्स्ट हमने समझा कि ब्रिटिश रिप्रेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इंस्पायरिंग इंटरनेशनल इवेंट्स ने मिलकर मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया। The style of politics changed. सेकंड, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को ट्रिगर किया, जो इंडिया का पहला मास मूवमेंट बना। New methods of struggle were introduced. थर्ड, इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से कांग्रेस में 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, जिसने द नेशनल मूवमेंट को टेम्परेरीली कमजोर कर दिया। The heartbreak. एंड फाइनली ब्रिटिश ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मॉली मिंटो रिफॉर्म्स लाए, जिसका असली मकसद पावर देना नहीं बल्कि डिवाइड करना था। Perfect summary. Now is your turn to own this knowledge. Try these challenges at home. चैलेंज नंबर 1, Can you explain in just 30 seconds why militant nationalism grew? Try using the CUPS mnemonic. 2, describe the Swadeshi movement using our coffee chain analogy। 3. What was the core conflict in the Surat split? 4, explain separate electorates in one simple sentence। 5. Who was the first Indian on the Viceroy's Council? And 6, why were the 1909 reforms called a shadow rather than substance? Use our video game analogy for that one. And here's a simple challenge from my side. एक टाइमलाइन बनाओ from 1903 to 1909 और उस पर इस पीरियड के 10 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मार्क करो। This will really help you remember the sequence. Brilliant. And जाने से पहले, एक thought for you to ponder. The Molly Minto reforms introduced separate electorates in 1909. It's been over a century. आज भी इतने सालों बाद उस एक डिसीजन के consequences हमारे सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में किस हद तक महसूस किए जाते हैं? थोड़ा सोच लो। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप इमेजिन कीजिए 1908 मुजफ्फरपुर, एक कैरेज पर जोरदार बॉम्ब फेंका जाता है। प्लान था एक क्रूर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को खत्म करने का। लेकिन उस कैरेज में वो था ही नहीं। मारी गई 2 इनोसेंट ब्रिटिश महिलाएं। यही था उस दौर के क्रांतिकारियों का जोश, जुनून और कभी-कभी एक ट्रैजिक मिसकैलकुलेशन। ये कहानी है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर की। और ये सिर्फ एक घटना थोड़ी थी। आज हम इसी दौर की पड़ते खोलेंगे, 1907 से 1917 तक, जब देशभक्ति की आग ने वायलेंस का रूप ले लिया था। अगर आपको ऐसी ही एक्साइटिंग हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशंस पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि अचानक से इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू क्यों हुई, फिर उनका सीक्रेट प्रोग्राम क्या था। महाराष्ट्र और पंजाब, और देखेंगे वहाँ क्या आग लगी हुई थी। राइट। फिर हम देश के बाहर जाएंगे, लंदन, पेरिस, बर्लिन और अमेरिका, जहाँ गदर पार्टी ने तूफान मचा रखा था। हम कुमागाटा मारू इंसिडेंट की ट्रैजिक स्टोरी भी जानेंगे। हाँ, और आखिर में हम समझेंगे कि ये सुपरचार्ज्ड फेज आखिर डिक्लाइन क्यों हो गया। तैयार है? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, व्हाई द सर्ज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ब्रॉड माइक्रो थीम। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। तो सबसे पहले ये सडन सर्ज हुआ ही क्यों? ऐसा क्या बदल गया था? बेसिकली ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का एक डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट था। जब वो ओपन मूवमेंट ठंडा पड़ गया तो आक्रोश से भरे यंग नेशनलिस्ट्स को लगा कि अब चुप बैठना आसान नहीं है। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सिर्फ फोर्स की भाषा ही समझेंगे। ऐसे सोचो, आपने एक बड़े स्कूल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, पूरा जोश लगाया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, पर आपके अंदर की आग तो जल रही है। सही बात। और लीडर्स के पास आगे का कोई नया प्लान ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? यही हाल उस वक्त के यूथ का था। They were full of patriotic energy but with no outlet. Exactly. देखिए, ये सर्ज मिलिटेंट नेशनलिज्म के ग्रोथ का एक बाई प्रोडक्ट था। फर्स्ट फेज 1907-1917 स्वदेशी मूवमेंट का फॉलआउट था, जबकि सेकंड फेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद शुरू हुआ। राइट। बैकग्राउंड ये था कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले यंगर नेशनलिस्ट्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने लीडर्स से, यहाँ तक कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स से भी डिसइल्यूजनमेंट हुआ। मतलब उनका विश्वास उठ गया था। हाँ, समझो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने यूथ को सैक्रिफाइसेस के लिए तो बुलाया, पर उन्हें चैनल करने के लिए कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या नए पॉलिटिकल मेथड्स नहीं दे पाए। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेशन से पीसफुल प्रोटेस्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तो ऑप्शंस ही नहीं बचे थे उनके पास। बिल्कुल, इसलिए यूथ ने सोचा कि ब्रिटिश को फिजिकली एक्सपेल करना ही आखिरी ऑप्शन है। इससे इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को बढ़ावा मिला, ना कि मास मूवमेंट्स को। लीडर्स ने मास रेवोल्यूशन और इंडिविजुअल वायलेंस के बीच का फर्क साफ नहीं किया, जिससे इंडिविजुअलिस्टिक वायलेंस को जमीन मिल गई। कूल ना? बहुत। तो इन शॉर्ट, लीडरशिप की फेलियर और गवर्नमेंट के अत्याचार ने मिलकर यूथ को रेवोल्यूशन के रास्ते पर धकेल दिया। प्रिसाइसली। तो एक सवाल है, आसान शब्दों में इस फेज का मेन ट्रिगर क्या था? एक वर्ड में प्रीलिम्स के लिए आ सकना हो तो। एक वर्ड, डिसइल्यूजनमेंट।
लीडरशिप से डिसइल्यूजनमेंट। याद रखना, डी फॉर डिसइल्यूजनमेंट, डी फॉर डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी। नाइस। डी फॉर डिसइल्यूजनमेंट। क्या इसका मतलब एक्सट्रीमिस्ट ही जिम्मेदार थे? पूरी तरह नहीं, उन्होंने अनजाने में एक आइडियोलॉजिकल गैप छोड़ दिया। उन्होंने क्या करना है बताया, पर कैसे करना है इस पर कोई सॉलिड प्लान नहीं दिया। यही गैप रेवोल्यूशनरीज ने फिल किया। गॉट इट। टाइमलाइन याद करने का कोई ट्रिक? 1907, 1917। बिल्कुल। सूरत स्प्लिट 1907 में कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गई, लीडरशिप क्राइसिस शुरू, और 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया जिससे रिफॉर्म की उम्मीद जगी। तो स्प्लिट से लेकर डिक्लेरेशन तक सिंपल। ब्रिलियंट। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट के रास्ते बंद ना होते तो शायद ये एनर्जी आगे चलकर किसी और मास मूवमेंट का हिस्सा बनती। रिप्रेशन हमेशा एक्सट्रीम रिएक्शंस को जन्म देता है, याद रखना। ट्रू। तो ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में अंतर क्या है? फर्स्ट फेज स्वदेशी मूवमेंट के बाद, सेकंड फेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। पहला WWY से जुड़ा है, दूसरा गांधी जी के मूवमेंट से। कॉन्टेक्स्ट इज की। ग्रेट। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो बोलने की। द सर्ज वाज अ फॉल आउट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट फ्यूल्ड बाय लीडरशिप्स फेलियर एंड गवर्नमेंट रिप्रेशन। इन शॉर्ट, जब नरम और गरम दल दोनों ही रास्ता नहीं दिखा पाए तो यूथ ने अपना जोशीला रास्ता खुद बना लिया। टॉपिक 2, द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907-1917। ओके, तो उनका रास्ता तो वायलेंस का था, पर उनका एक्चुअल प्रोग्राम, उनका प्लान क्या था? उनका प्रोग्राम मास रेवोल्यूशन का नहीं था। वो रशियन नाइहलिस्ट्स और आयरिश नेशनलिस्ट से इंस्पायर्ड थे। उनका प्लान था इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस, बेसिकली छोटा धमाका बड़ा इम्पैक्ट। इसको एक गोरिल्ला अटैक की तरह समझो। एक बड़ी आर्मी से सीधे लड़ने की जगह छोटा ग्रुप चुपके से आकर इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर स्ट्राइक करता है, दुश्मन के मन में डर पैदा करता है और गायब हो जाता है। एग्जैक्टली, यही उनकी स्ट्रैटेजी थी, अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को टारगेट करना। इंटरेस्टिंग। देखो, रेवोल्यूशनरीज ने 2 ऑप्शंस कंसिडर किए, पूरे देश में मास रेवोल्यूशन या आर्मी को भड़काना। बट उन्हें ये उस स्टेज पर प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो उन्होंने ऐसी मेथोडोलॉजी चुनी जो कम लोगों के साथ की जा सके। इंस्पिरेशन आई रशिया और आयरलैंड से। और उनका प्रोग्राम 3 पार्ट्स में था, राइट? हाँ, कोर लॉजिक ये था, नंबर 1 असैसिनेशंस, अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, ट्रेटर्स और इन्फॉर्मर्स को मारना। नंबर 2 स्वदेशी डकॉइटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए फंड्स रेज करना। फंड्स, ओके। और नंबर 3 मिलिट्री कंस्पिरेसीज, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटेन के दुश्मनों जैसे जर्मनी की हेल्प से मिलिट्री रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करना। इसका मेन एम था रूलर्स के दिल में टेरर पैदा करना, लोगों के मन से अथॉरिटी का डर निकालना और उन्हें इंस्पायर करना। वो यूथ को पेट्रियोटिज्म के नाम पर अपील करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि उनके सैक्रिफाइस से लोग जागेंगे। इट वॉज अबाउट इंस्पिरेशन थ्रू एक्शन। ये रशियन नेलिस्ट्स कौन थे? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेलिस्ट का मतलब था जो किसी अथॉरिटी, चर्च हो या स्टेट, को नहीं मानते थे और चेंज के लिए वायलेंस को जरूरी समझते थे। सो इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने उनसे मेथड लिया, आइडियोलॉजी नहीं, ये याद रखना। राइट, मेथड नॉट आइडियोलॉजी। और स्वदेशी डकॉइटीज, ये टर्म थोड़ा अजीब नहीं है? दादी के लिए देश के अमीर लोगों से, जो अक्सर ब्रिटिश के लॉयलिस्ट होते थे, पैसा लेना। उनके लिए ये एक पॉलिटिकल एक्ट था। तो उनका अल्टीमेट गोल टेरर फैलाना था या आजादी? गुड क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशनियर्स इज नॉट टेररिज्म बट रेवोल्यूशन। टेरर एक टूल था, गोल नहीं। गोल आजादी ही था। यही आपसी समझ का फर्क है। ओके, मेक्स सेंस। आर्मी को इन्वॉल्व ना करना, क्या ये एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी? उस स्टेज पर उन्हें ये इम्प्रैक्टिकल लगा। उनके पास उतने रिसोर्सेज और नेटवर्क नहीं था। बाद में गदर पार्टी ने आर्मी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आयरिश नेशनलिस्ट से क्या सीखा उन्हें? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना और इंडिविजुअल असैसिनेशन की टैक्टिक्स। आयरलैंड भी ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो उनका स्ट्रगल इनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल जैसा था। कनेक्शन समझे? बिल्कुल। Practice saying this. Their program was inspired by Russian nihilists, focusing on individual heroic actions like assassinations and dacoities. So in short, उनका प्लान था इंडिविजुअल सैक्रिफाइस से मास इंस्पिरेशन जगाना। Topic 3. A survey of revolutionary activities, Bengal. Broad micro theme, first phase of revolutionary activities 1907-1917. तो अब आते हैं ग्राउंड जीरो पर, बंगाल। इसे एपिसेंटर क्यों कहा जाता है? बंगाल इस दौर का एपिसेंटर था। यहाँ सीक्रेट सोसाइटीज का जाल बिछा हुआ था, जिसमें अनुशीलन समिति और जुगांतर सबसे आगे थे। यहाँ बॉम्ब बनाने से लेकर डकैती तक सब प्लान होता था। इसको इमेजिन करते हैं, कलकत्ता में एक घर है मुरारी पुकुर रोड पर। बाहर से काम घर, पर अंदर बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री चल रही है। वाओ। यही अनुशीलन समिति का हेडक्वार्टर्स था, जहां औरोबिंदो और बरिंद्रा घोष जैसे लोग देश की आजादी का प्लान बना रहे थे। यही था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का सेंटर। सही। देखो, 1870 से ही कलकत्ता के स्टूडेंट कम्युनिटी में सीक्रेट सोसाइटीज थी, पर 1907-8 तक ज्यादा एक्टिव नहीं हुई।
असली शुरुआत 1902 में मिदनापुर और कलकत्ता में हुई। अनुशीलन समिति कलकत्ता को प्रमोथा मित्रा ने फाउंड किया। इसके मेंबर्स फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग लेते थे। और युगांतर? 1906 में इसके इनर सर्कल बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दट्टा ने युगांतर वीकली शुरू किया, जिसमें ओपनली रेवोल्यूशनरी वायलेंस की बात होती थी। तो की इवेंट्स क्या थे वहाँ? पहले 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर और एंड्रू फ्रेजर पर अबॉर्टिव अटैक्स हुए। फिर आया मुजफ्फरपुर इंसिडेंट 1908। प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफुट को मारने के लिए बॉम्ब फेंका, पर गलती से 2 ब्रिटिश लेडीज मारी गईं। प्रफुल्ला चाकी ने खुद को गोली मार ली, खुदीराम बोस को फांसी हुई। और इसके बाद हुआ अलीपुर कंस्पिरेसी केस। हाँ, इस इंसिडेंट के बाद पूरी अनुशीलन समिति अरेस्ट हो गई। औरोबिंदो और बरिंद्रा घोष पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग का चार्ज लगा। चित्तरंजन दास ने औरोबिंदो को डिफेंड किया और वो एक्विट हो गए। बरिंद्रा घोष को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई। फिर दिल्ली कंस्पिरेसी केस भी हुआ। राइट, 1912 में राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने वाइस रॉय हार्डिंग पर चांदनी चौक में बॉम्ब फेंका। हार्डिंग बच गया। और सबसे डेयरिंग प्लान था भागा जतिन और उनका जर्मन प्लान। इसके बारे में बताइए। वर्ल्ड वॉर 1 के काइन जगंतर पार्टी के लीडर बाघा जतिन, उनका असली नाम जतिंद्रनाथ मुखर्जी था। उन्होंने जर्मनी से हथियार इंपोर्ट करके एक ऑल इंडिया रिवोल्ट का प्लान बनाया। इसे जिमरमैन प्लान भी कहते हैं। फंड्स के लिए टैक्सी कैब डेकॉइटीज की, बट एक ट्रेटर ने प्लान लीक कर दिया। बालासोर ओडिशा कोस्ट पर पुलिस से गन फाइट में जतिन शहीद हो गए। उनका कॉल था वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। व्हाट अ स्टोरी। पर इनका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इन एक्टिविटीज ने यूथ को बहुत इंस्पायर किया, लेकिन इनका सोशल बेस नैरो था, ज्यादातर अपर कास्ट, और हिंदू रिलीजनों पर ओवर एम्फेसिस ने मुस्लिम्स को दूर रखा, इसलिए ये स्टेट रिप्रेशन को झेल नहीं पाए। स्टिल बंगाल की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्वदेशी मूवमेंट की सबसे बड़ी लेगेसी थी। चलिए, प्रीलिम्स के लिए अलीपुर कंस्पिरेसी केस से कौन से 2 भाई जुड़े हैं? घोष ब्रदर्स, औरोबिंदो और बारिंद्रा। मेमोरी हैक: A for Aurobindo, acquitted; B for Barindra, barred, jailed. Simple. A for acquitted, B for barred. गुड वन। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, इनमें से किसने सुसाइड किया? प्रफुल्ला चाकी ने। याद रखो, चाकी शॉट हिमसेल्फ। खुदीराम बोस was caught and hanged. वो सबसे यंग मार्टर्स में से एक थे। ये जर्मन प्लॉट को जिमरमैन प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जिमरमैन के अप्रूवल से चल रहा था। ये WWI में ब्रिटेन को कमजोर करने की जर्मन स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अच्छा, और बाघा जतिन नाम कैसे पड़ा? लेजेंड है कि उन्होंने एक बार अकेले एक बाघ यानी टाइगर से लड़कर उसे मार दिया था, इसलिए उनका नाम बाघा जतिन पड़ा। शोज देयर करेज, है ना? इंडीड। रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स कौन से थे बंगाल में? 2 जरूर याद रखना, युगांतर और संध्या। युगांतर तो अनुशीलन समिति से डायरेक्टली जुड़ा था। Great. Let's practice the main case. The Alipur conspiracy case involved the Ghosh brothers following the Muzaffarpur bombing by Chaki and Bose. तो बंगाल रेवोल्यूशनरीज का हब था, फ्रॉम सीक्रेट सोसाइटीज टू इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज। Topic 4. A survey of revolutionary activities Maharashtra. ब्रॉड माइक्रो थीम: फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 टू 1917। बंगाल के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र। वहाँ क्या सीन था? क्या वहाँ आग पहले से जल रही थी? बिल्कुल। महाराष्ट्र को इस मूवमेंट का पायनियर कहा जा सकता है। वहां वासुदेव बलवंत फाड़के ने 1879 में ही एक आर्म्ड रिवोल्ट की कोशिश की थी। वो एक इंस्पिरेशन थे। तो इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हाँ, फिर बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर्स केसरी और मराठा के थ्रू एक मिलिटेंट स्पिरिट पैदा की। उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स को नेशनलिस्टिक फीलिंग्स फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। और चापेकर ब्रदर्स का इंसिडेंट भी तो वहीं हुआ था। सही। 1897 में तिलक के ही शिष्य दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना के अनपॉपुलर प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। ये शायद इस फेज का पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन था। और इसके बाद आया अभिनव भारत। एग्जैक्टली, बैकग्राउंड में यही सब चल रहा था। 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई। ये मजीनी के यंग इटली से इंस्पायर्ड एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इसका नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र और इवन मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स तक फैला हुआ था। उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? बंगाल जैसे ही? हाँ, काफी सिमिलर था। कोर लॉजिक वही था, बॉम्ब मेकिंग, आर्म्स कलेक्ट करना और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करना। उन्होंने नासिक, पूना और बॉम्बे में अपने सेंटर्स बनाए। इसके एक मेंबर अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी थी, क्योंकि जैक्सन गणेश सावरकर के ट्रायल में इन्वॉल्व थे। इसी को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। बिल्कुल। इस केस के बाद वीरी सावरकर को भी अरेस्ट करके लंदन से इंडिया लाया गया और उन्हें 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स की सजा सुनाई गई। इसने महाराष्ट्र में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को एक बड़ा झटका दिया। तो महाराष्ट्र का इम्पैक्ट क्या था ओवरऑल? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये था कि इसने एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रखी। फड़के से लेकर चापेकर ब्रदर्स और सावरकर तक उन्होंने सैक्रिफाइस की एक परंपरा शुरू की। भले ही वो इमीडिएटली सक्सेसफुल ना हुए हों, उन्होंने आने वाली जनरेशंस के लिए रास्ता बनाया। तो एक सवाल, फड़के और सावरकर में मेन डिफरेंस क्या था प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से? गुड वन। फड़के का रिवोल्ट ज्यादातर एक लोकल एग्रेरियन इशू से शुरू हुआ था।
सावरकर का अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका एम ऑल इंडिया रिवोल्ट था। सो अ शिफ्ट फ्रॉम लोकल रिवोल्ट टू अ नेशनल कंस्पिरेसी। याद रहेगा? लोकल टू नेशनल, गॉट इट। तिलक का रोल डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट? मोस्टली इनडायरेक्ट, एज एन इंस्पायरर। उन्होंने कभी ओपनली वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया, पर उनके राइटिंग्स ने यूथ को मिलिटेंट एक्शन के लिए उकसाया। उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऐसे ही नहीं कहते थे। अभिनव भारत का लिटरल मीनिंग क्या है? यंग इंडिया। ये उनके विजन को दिखाता है, एक नया, आजाद और शक्तिशाली भारत। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इन दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन था ब्रिटिश रिस्पॉन्स। दोनों केसेस के बाद गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, जिससे इन सीक्रेट सोसाइटीज की कमर टूट गई। दोनों ही एक तरह से टर्निंग पॉइंट थे। और एक लास्ट चीज, मजीनी कौन थे? उनका इतना इन्फ्लुएंस क्यों था? जिजेपे मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बड़ा रोल निभाया था। उनकी सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली दुनिया भर के नेशनलिस्ट्स के लिए एक मॉडल बन गई थी। सावरकर उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अंडरस्टूड। लेट्स प्रैक्टिस। महाराष्ट्र pioneered revolutionary activity from Phadke's early revolt to Savarkar's organized secret society Abhinav Bharat. इन शॉर्ट, अगर बंगाल एपीसेंटर था तो महाराष्ट्र इस आग की पहली चिंगारी थी। Topic 5. A survey of revolutionary activities, Punjab. ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907-1917। अब बात करते हैं पंजाब की। वहां की कहानी बंगाल और महाराष्ट्र से कैसे अलग थी? पंजाब में आग तो थी, पर उसकी वजह थोड़ी अलग थी। वहां का मेन ट्रिगर थे द अग्रेरियन इश्यूज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अचानक से लैंड रेवेन्यू और वाटर टैक्स, स्पेशली चिनाब कैनाल कॉलोनी एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो ये एक किसान आंदोलन से शुरू हुआ? हाँ, शुरुआत वहां से हुई। इसको ऐसे समझो, एक किसान जो पहले से ही परेशान है, उस पर आप और बोझ डाल दो, गुस्सा तो फूटेगा ही। हाँ। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, ने इस गुस्से को एक डायरेक्शन दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंजुमने मोहसिबाने वतन नाम की एक सोसाइटी बनाई। अजीत सिंह एक ब्रिलियंट ओरेटर थे। उन्होंने किसानों को ऑर्गेनाइज किया और उनका पहला कॉल था टैक्स मत दो। तो ये एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट था? पॉलिटिकल कैसे बना? सही सवाल। बैकग्राउंड ये था कि गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट से डर गई। उन्होंने सोचा कि ये 1857 जैसा रिवोल्ट ना बन जाए, तो उन्होंने रिप्रेशन का रास्ता अपनाया और मई 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों को डिपोर्ट करके मंडले भेज दिया, बिना किसी ट्रायल के। बिना ट्रायल के? हाँ, और इसी एक्ट ने इसे एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया। लोगों में ब्रिटिश जस्टिस से विश्वास उठ गया। यहाँ से पंजाब में सीक्रेट सोसाइटीज का दौर शुरू हुआ। अजीत सिंह तो बाहर भाग गए और वहां से काम करते रहे, पर उनके भाई स्वर्ण सिंह और बाकी लोगों ने एक्टिविटीज जारी रखी। इसका कोर लॉजिक क्या था? मतलब बंगाल से इंस्पिरेशन ली उन्होंने? बिल्कुल। यहाँ पर रासबिहारी बोस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेड क्लर्क थे, पर सीक्रेटली वो बंगाल के रेवोल्यूशनरी से जुड़े हुए थे। उन्होंने पंजाब के ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने और उन्हें बॉम्ब मेकिंग सिखाने में हेल्प की। तो उन्होंने एक ब्रिज का काम किया। एग्जैक्टली। और इसका इम्पैक्ट हुआ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, जिसमें वाइसरॉय हार्डिंज पर बॉम्ब फेंका गया। इसके पीछे रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल का ही दिमाग था। सो पंजाब का मूवमेंट अग्रेरियन अनरेस्ट से शुरू होकर एक ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी नेटवर्क तक पहुंचा। तो प्रीलिम्स के लिए पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? एक लाइन में, अग्रेरियन अनरेस्ट कॉज्ड बाय अनपॉपुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक द कॉलोनाइजेशन बिल। सिंपल। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह में से ज्यादातर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से कौन जुड़ा रहा? अजीत सिंह। याद रखो, लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, पर वो इंडिविजुअल वायलेंस के खिलाफ थे। अजीत सिंह ने रेवोल्यूशनरी मेथड्स को पूरी तरह से अपना लिया था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विदेश से ही इंडिया की आजादी के लिए काम करते हुए बिताई। अंजुमन मोइज़बान वतन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ द लवर्स ऑफ द मदरलैंड। नाम से ही उनका जोश पता चलता है। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के मूवमेंट्स में एक की डिफरेंस। द बंगाल में पार्टीशन का गुस्सा था, महाराष्ट्र में हिस्टोरिकल प्राइड और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, और पंजाब में इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे जो पॉलिटिकल बन गए। ट्रिगर्स अलग थे, पर आग एक ही थी। और रासबिहारी बोस का रोल याद रखने का कोई ट्रिक? बस इतना याद रखो, बोस वॉज द बॉस ऑफ द नॉर्दर्न नेटवर्क। उन्होंने बंगाल, यूपी और पंजाब को कनेक्ट किया। बॉस ने कनेक्ट किया। नाइस। ओके, प्रैक्टिस दिस। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन पंजाब वाज इग्नाइटेड बाय अग्रेरियन अनरेस्ट, लेड बाय अजीत सिंह एंड लेटर नेटवर्क्ड विद बंगाल बाय रासबिहारी बोस। इन शॉर्ट, पंजाब ने दिखाया कि कैसे किसानों का गुस्सा भी क्रांति की आग बन सकता है। टॉपिक 6. Revolutionary activities abroad. ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। अब तक हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे थे, पर ये आग समुंदर पार भी पहुंची। रेवोल्यूशनरीज विदेश क्यों गए? वही, जब देश में जमीन तंग होने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेशन बढ़ा, तो उन्हें एक सेफ बेस चाहिए था। इसके 3 मेन रीजंस थे। पहला, सेफ्टी। दूसरा, फंड्स और आर्म्स सिक्योर करना। और तीसरा, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना। और इसका सबसे बड़ा सेंटर बना लंदन, है ना? इंडिया हाउस। हाँ, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक नेशनलिस्ट और स्कॉलर, ने लंदन के हाईगेट एरिया में इंडिया हाउस खोला। ऑफिशियली ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल था, पर एक्चुअली ये जल्द ही ब्रिटेन में इंडियन रेवोल्यूशनरीज का नर्व सेंटर बन गया। यहाँ वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा जैसे लोग रहते थे और आजादी की प्लानिंग करते थे। ये एक हब था फॉर रेडिकल आइडियाज। इसका बैकग्राउंड क्या था?
लंदन ही क्यों चुना? क्योंकि लंदन ब्रिटिश एम्पायर का हार्ट था। उनका लॉजिक था स्ट्राइक एट द हार्ट ऑफ द एनिमी। वहां रहकर उन्हें ब्रिटिश सिस्टम को आसपास से देखने का मौका मिला और वहां प्रेस की थोड़ी आजादी भी थी। श्याम जी ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का एक जर्नल भी शुरू किया। और अब इसका सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट था मदन लाल धिंगरा का एक्ट। बिल्कुल, 1909 में मदन लाल धिंगरा जो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सर विलियम कर्जन वाइली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के एड द कैम्प थे, उनकी पब्लिकली हत्या कर दी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जबरदस्त। इसने पूरे ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया। धिंगरा को फांसी हो गई, पर उनके सैक्रिफाइस ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया हाउस पर क्रैकडाउन कर दिया। सावरकर को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी लोग यूरोप के दूसरे सिटीज में चले गए, जैसे पेरिस और जिनीवा। हाँ, लंदन के बाद पेरिस नया सेंटर बना। वहां मैडम भिकाजी कामा, एसआर राणा और अजीत सिंह एक्टिव थे। मैडम कामा ने वंदे मातरम जर्नल निकाला, जो वंदे मातरम नहीं वंदे मातरम था। और 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने इंडिया का पहला फ्लैग भी फहराया था। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो प्रीलिम्स के लिए इंडिया हाउस का फाउंडर कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। मेमोरी हैक, लंदन में शाम होती है तो श्याम जी ने वहां घर बनाया, इंडिया हाउस। नाइस। मदन लाल धिंगरा ने किसकी हत्या की थी? कर्जन वाइली। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लॉर्ड कर्जन की नहीं, कर्जन वाइली की। दोनों अलग हैं, याद रखना। ओके। मैडम कामा ने फ्लैग कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, जर्मनी, 1907। ये डेट और जगह दोनों इंपॉर्टेंट है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का रेडिकल जर्नल था जो इंडिया हाउस से पब्लिश होता था, बेसिकली उनका माउथपीस। और इन सब फॉरेन सेंटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक लाइन में। टू सिक्योर इंटरनेशनल सपोर्ट, procure arms, and continue the propaganda war against the British, free from the restrictions in India. Perfect. Let's practice. Indian revolutionaries established centers abroad, like Shyamji Krishna Verma's India House in London, to fight for freedom from foreign soil. So, in short, जब देश में रास्ते बंद हुए तो क्रांतिकारियों ने पूरी दुनिया को अपना बैटलफील्ड बना लिया। Topic 7. The Ghadar. Broad micro theme. First phase of revolutionary activities, 1907-1917. लंदन और पेरिस के बाद अब आते हैं अमेरिका। यहाँ एक अलग ही तरह का मूवमेंट शुरू हुआ, द गदर पार्टी। इसकी क्या खासियत थी? गदर पार्टी कई मायनों में यूनिक थी। पहली बात, इसके मेंबर्स ज्यादातर पंजाब के किसान और एक्स सोल्जर्स थे जो काम की तलाश में अमेरिका और कनाडा गए थे। ये इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वर्किंग क्लास लोग थे। इंटरेस्टिंग। इसको ऐसे समझो, ये एक ग्रासरूट्स मूवमेंट था जो फॉरेन सॉइल पर शुरू हुआ। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड ये था कि इन इमिग्रेंट्स को वहां बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ता था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कोई इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका देश गुलाम है। इसी फ्रस्ट्रेशन से गदर मूवमेंट पैदा हुआ। उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? उनका हेडक्वार्टर्स युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था। 1913 में इसकी स्थापना हुई। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, ये सब इसके की लीडर्स थे। और उनका न्यूज़पेपर द गदर, वो बहुत फेमस था। हाँ, उसका नाम ही द गदर यानी रिवोल्ट था। इसके पहले इशू में उन्होंने साफ लिखा था, व्हाट इज आवर नेम? द गदर। व्हाट इज आवर वर्क? द गदर। इसके मास्टहेड पर लिखा होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। नो कंफ्यूजन। उनका कोर लॉजिक, उनकी आइडियोलॉजी बाकी ग्रुप से कैसे अलग थी? दो चीजें। पहली, उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से सेक्युलर थी। वो कहते थे हम हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। ये उस वक्त के लिए बहुत प्रोग्रेसिव बात थी। और दूसरा, उनका प्लान इंडिविजुअल असैसिनेशंस का नहीं था। उनका गोल था एक ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया म्यूटिनी। वो वर्ल्ड वॉर 1 को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते थे और उनका प्लान था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अपने साथ मिलाकर एक साथ विद्रोह किया जाए। तो उनका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या वो सक्सेसफुल हुए? उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था उनकी आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा। द गदर न्यूज़पेपर उर्दू, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश कई लैंग्वेजेस में छपता था और पूरी दुनिया में इंडियंस तक पहुंचता था। उसने हजारों लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन उनका जो म्यूटिनी का प्लान था वो फेल हो गया, पर उनकी स्पिरिट ने आगे भगत सिंह जैसे लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रीलिम्स के लिए गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। मेमोरी हैक, गदर मचाने के लिए फ्रीडम चाहिए, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना में से प्रेसिडेंट कौन था? सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल जनरल सेक्रेटरी और इसके मेन आइडियोलॉग्स थे। लोग अक्सर हरदयाल को फाउंडर समझते हैं, पर भाकना प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना। द गदर न्यूज़पेपर की टैगलाइन क्या थी? अंग्रेजी राज का दुश्मन। सिंपल एंड डायरेक्ट। गदर पार्टी की आइडियोलॉजी की सबसे यूनिक बात क्या थी? उनका स्टॉन्च सेक्युलरिज्म। उनके लिए पहचान सिर्फ इंडियन थी, रिलीजन नहीं। और उनका अल्टीमेट एम क्या था? इंडिविजुअल एक्शन या मास रिवोल्ट? मास रिवोल्ट, स्पेसिफिकली अ मिलिट्री म्यूटिनी। ये उन्हें बाकी सब ग्रुप से अलग करता है। Okay, practice saying this. The Ghadar Party, based in San Francisco, was a secular movement of Indian immigrants aiming for a nationwide mutiny. इन शॉर्ट, गदर पार्टी ने आजादी की लड़ाई को वर्किंग क्लास तक पहुंचाया और उसे एक सेक्युलर इंटरनेशनल कैरेक्टर दिया। Topic 8, Komagata Maru incident. ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, 1907-1917। अब आके हैं एक ऐसी घटना पर जिसने गदर मूवमेंट में आग लगा दी।
द कोमागातामारू इंसिडेंट, ये क्या था? कोमागातामारू एक बेसिकली एक शिप का नाम था, एक जापानीज स्टीम शिप। इसकी कहानी बहुत ट्रैजिक है और इसने दिखाया कि ब्रिटिश रूल में इंडियंस की क्या हैसियत थी, देश में या विदेश में। इसको एक माइक्रो स्टोरी की तरह बताइए। इमेजिन अ शिप फुल ऑफ होप। सही। इमेजिन कीजिए 376 इंडियंस, जिसमें ज्यादातर पंजाबी सिख्स थे, एक शिप पर सवार हैं। उनका सपना है कनाडा में एक बेहतर जिंदगी शुरू करना। शिप को चार्टर किया था एक वेल्दी पंजाबी बिजनेसमैन गुरदित सिंह ने। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? बैकग्राउंड ये था कि कनाडा उस वक्त रेसिस्ट इमिग्रेशन लॉज ला रहा था टू स्टॉप एशियन इमिग्रेशन। एक लॉ था कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन, जिसके मुताबिक इमिग्रेंट सिर्फ उसी शिप से आ सकते हैं जो उनके देश से डायरेक्ट आई हो। इंडिया से कनाडा कोई डायरेक्ट शिप सर्विस थी ही नहीं। तो ये एक ट्रैप था। बिल्कुल। कोमागाटामारू जब वैंकूवर कनाडा पहुंचा तो अथॉरिटीज ने सिर्फ 24 पैसेंजर्स को उतारने दिया। बाकी 352 लोगों को शिप पर ही कैद कर लिया गया। 2 महीने तक वो शिप समुद्र में खड़ी रही। फूड और वाटर की शॉर्टेज हो गई। शोर पर रह रहे इंडियंस ने उनके लिए फाइट की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? आखिरकार शिप को वापस इंडिया भेज दिया गया। जब वो सितंबर 1914 में कलकत्ता के बज घाट पर पहुंची तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट किया और उन्हें जबरदस्ती पंजाब भेजने के लिए ट्रेन में बिठाने की कोशिश की। लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा। हाँ, इस पर झड़प हो गई और पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। 22 लोग मारे गए। गुरदित सिंह तो बच निकले, पर बाकी बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इस एक घटना ने पूरे पंजाब में और दुनिया भर के गद्दरेट्स में आग लगा दी। उनका ब्रिटिश जस्टिस से पूरा विश्वास उठ गया। उन्हें लगा कि अब आर्म्ड रिवॉल्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका था। गदरेट्स ने इसे एक कॉल टू एक्शन की तरह लिया और हजारों की संख्या में इंडिया वापस आने लगे फॉर द प्लान्ड म्यूटिनी। तो प्रीलिम्स के लिए कोमागाटामारू क्या था? एक जापानीज शिप। याद रखो, शिप का नाम, आर्टिका नहीं। ये घटना किस देश में हुई? शिप कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर रोकी गई थी और ट्रेजेडी इंडिया के कलकत्ता बज में हुई। दोनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इसको चार्टर किसने किया था? गुरदित सिंह, नाम याद रखना। इस घटना ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? द गदर पार्टी। इस इंसिडेंट ने उनके रिवोल्ट के प्लान को एक्सेलरेट कर दिया। और इसके पीछे का रेसिस्ट लॉ कौन सा था? द कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। ये लॉ स्पेसिफिकली इंडियंस को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। Let's practice saying this. The Komagata-Maru incident, where a ship of Indian immigrants was turned away from Canada and met with bullets in India, fueled the Ghadar movement. इन शॉर्ट, कोमागातामारू सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इंडियंस की बेइज्जती का एक चलता फिरता सिंबल बन गया था। ब्रॉड माइक्रो थीम। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। तो गदराइट्स जोश से भरे थे। कोमागाटामारू ने उन्हें और भड़का दिया। उन्होंने रिवोल्ट प्लान किया, पर वो फेल हो गया। क्यों? Let's evaluate them. ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उनकी आइडियोलॉजी, उनका जोश सब टॉप नॉच था, पर एग्जीक्यूशन में कमी रह गई। उनका एवेल्युएशन हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में कर सकते हैं। चलिए पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जैसा हमने पहले कहा, उनकी सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस थी। उन्होंने धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखा। ये उनकी सबसे बड़ी देन है। दूसरा, उनका विजन इंटरनेशनल था। वो WWI को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे थे। और उनका प्रोपेगेंडा? मैरिज की एक नई मिसाल कायम की। करतार सिंह सराबा, जिसे सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी दी गई, वो भगत सिंह के हीरो थे। तो इतनी स्ट्रेंथ्स के बाद वीकनेसेस कहाँ थी? सबसे बड़ी वीकनेस थी उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। वो जोशीले थे, पर उनके पास एक सीजन्ड मिलिट्री लीडरशिप की कमी थी। उन्होंने ब्रिटिश स्टेट की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मतलब उन्होंने दुश्मन को कमजोर समझ लिया। हाँ, और उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिसेंट्रलाइज्ड और आम था। एक ट्रेटर कृपाल सिंह ने पूरा प्लान ब्रिटिश को लीक कर दिया और सरकार ने प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया। हजारों गडराइट्स को इंडिया आते ही अरेस्ट कर लिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 स्पेसिफिकली उन्हीं को क्रश करने के लिए बनाया गया था। लीडरशिप का भी इशू था। बिल्कुल। लाला हरदयाल को शुरुआत में ही यूएस छोड़ना पड़ गया था। उनके पास रासबिहारी बोस जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजर की कमी थी, जो बाद में जुड़े, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसिकली उनका असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटी इन इंडिया वाज नॉट वेरी रियलिस्टिक। तो प्रीलिम्स के लिए गदर की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल अचीवमेंट क्या थी? स्टॉन्च सेक्युलरिज्म, बिना किसी डाउट के। और उनके फेलियर का सबसे बड़ा मिलिट्री रीजन? लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ। उस ट्रेटर का नाम क्या था जिसने प्लान लीक किया? कृपाल सिंह। ये नाम उनके फेलियर से जुड़ा हुआ है। कौन सा लॉ उन्हें क्रश करने के लिए यूज किया गया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक्ट WW1 के टाइम बना था, पर इसका मेन यूज गदराइट्स के खिलाफ ही हुआ। गदर मूवमेंट की लेगेसी को एक लाइन में कैसे सम अप करेंगे? आइडियोलॉजिकली अ मैसिव सक्सेस, बट स्ट्रेटेजिकली अ फेलियर। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन तैयार की। Okay, practice this. The Ghadar movement was ideologically strong with its secular vision, but failed strategically due to weak organization and leadership. इन शॉर्ट, गदर एक ऐसी लहर थी जो किनारे तक तो नहीं पहुंची, पर उसने समुंदर में हलचल जरूर मचा दी। Topic 10. Revolutionaries in Europe. ब्रॉड माइक्रो थीम। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। अमेरिका और गदर के अलावा यूरोप में भी तो काम चल रहा था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। यहाँ क्या प्लान था? हाँ, WWI शुरू होते ही यूरोप, स्पेसिफिकली जर्मनी,
इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए एक नया होप सेंटर बन गया। यहाँ पर एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड वाला प्रिंसिपल काम कर रहा था। जर्मनी ब्रिटेन से लड़ रहा था तो उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने का सोचा। तो वहां किसने लीड किया? यहाँ पर बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनाई गई। इसके कोर मेंबर्स थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो सरोजनी नायडू के भाई थे, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल जो अमेरिका से वहां पहुंच गए थे। इसको जिमरमैन प्लान के अंडर जर्मन फॉरेन ऑफिस से फंड्स और सपोर्ट मिलता था। जिमरमैन प्लान, ये वही है जो बाघा जतन से रिलेटेड था? एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था। बर्लिन कमेटी का काम था जर्मनी की मदद से अलग अलग जगहों पर मिशंस भेजना, आर्म्स अरेंज करना और इंडिया में एक बड़े रिवोल्ट को सपोर्ट करना। उन्होंने क्या क्या किया? उनका कोर लॉजिक था एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक। उन्होंने बागदाद, पर्शिया, टर्की और अफगानिस्तान में मिशंस भेजे ताकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मुस्लिम सोल्जर्स को ब्रिटिश के खिलाफ भड़का सकें ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स कि ब्रिटेन टर्की के खलीफा के खिलाफ लड़ रहा है। और अफगानिस्तान वाला मिशन, वो तो काफी फेमस है। हाँ, सबसे एम्बिशियस मिशन अफगानिस्तान का था। राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबैदुल्ला सिंधी काबुल गए। वहां उन्होंने 1915 में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने और बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने रशिया के जार और टर्की के सुल्तान से भी हेल्प मांगी। वाह, एक गवर्नमेंट इन एक्साइल। बिल्कुल, ये एक बहुत बोल्ड मूव था। हालांकि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जमीन पर ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो रशिया ने उन्हें हेल्प की और ना ही अफगानिस्तान के अमीर ने खुलकर उनका साथ दिया। जर्मन सपोर्ट भी WW1 में जर्मनी के हारने के साथ खत्म हो गया, पर इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक इंटरनेशनल स्टेज पर जरूर खड़ा कर दिया। प्रीलिम्स के लिए बर्लिन कमेटी का दूसरा नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, दोनों नाम यूज होते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई थी? काबुल, अफगानिस्तान में 1915। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। मेमोरी हैक, राजा ही प्रेसिडेंट बनेगा? इन सब यूरोपियन एक्टिविटीज को किस प्लान के अंदर सपोर्ट मिल रहा था? द जिमरमैन प्लान फ्रॉम द जर्मन फॉरेन ऑफिस। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय किसके भाई थे? सरोजनी नायडू। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कनेक्शंस दिखाता है। Okay, practicing this. During WWI, the Berlin Committee, with German help under the Zimmermann Plan, coordinated international efforts, including a provisional government in Kabul. इन शॉर्ट, यूरोप में रेवोल्यूशनरीज ने डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए आजादी हासिल करने की कोशिश की। Topic 11. Mutiny in Singapore. ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। हमने गदर पार्टी की बात की जिनका प्लान था आर्मी में म्यूटिनी करवाना। क्या ऐसी कोई म्यूटिनी एक्चुअली हुई? हाँ, एक हुई, छोटी थी पर हुई। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को। ये गदर मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड थी। इसके बारे में बताइए, क्या हुआ था वहाँ? वहाँ 5th लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट तैनात थी। इसमें ज्यादातर पंजाबी मुस्लिम्स थे। उन्हें गदर पार्टी के प्रोपेगेंडा ने और टर्की के सुल्तान के नाम पर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के कॉल ने प्रभावित किया। बैकग्राउंड क्या था? उन्हें कहीं जाना था क्या? हाँ, उन्हें ऑर्डर मिला था कि उन्हें हांगकांग जाना है, पर एक रूमर फैल गया कि उन्हें हांगकांग से फ्रांस या टर्की भेजा जाएगा अपने ही को रिलीजनिस्ट टर्क्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इससे उनमें गुस्सा फूट पड़ा। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया? यस, जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान के अंडर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार दिया और शहर में मार्च किया। कुछ दिनों तक सिंगापुर का एक बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में था। उन्होंने जर्मन प्रिजनर्स को भी छुड़ाने की कोशिश की। तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? इसका आगे का प्लान क्लियर नहीं था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और एक क्लियर लीडरशिप न होने के कारण ब्रिटिश ने फ्रेंच, रशियन और जापानीज शिप्स की मदद से इस रिवोल्ट को ब्रूटली क्रश कर दिया। ब्रूटली? हाँ, इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक हुआ। 47 म्यूटिनियर्स को पब्लिकली फांसी दी गई सिंगापुर के फरर पार्क में, ताकि बाकी लोगों में डर पैदा हो। बहुतों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। ये गदर इंस्पायर्ड म्यूटिनीज में से सबसे नोटेबल इंसिडेंट था। प्रीलिम्स के लिए सिंगापुर म्यूटिनी किस डेट को हुई? फरवरी 15, 1915। ये डेट गदर पार्टी के ऑल इंडिया रिवोल्ट की ओरिजिनल डेट फेब 21 के बहुत आसपास है, जो कनेक्शन दिखाता है। इसमें कौन सी इंडियन आर्मी यूनिट इन्वॉल्व थी? 5th लाइट इन्फेंट्री। इसके सोल्जर्स ज्यादातर पंजाबी मुस्लिम्स थे। इस रिवोल्ट को क्रश करने में किसने ब्रिटिश की मदद की? फ्रेंच, रशियन और जापानीज फोर्सेस ने। ये WI के अलायंसेस को भी दिखाता है। इस म्यूटिनी के पीछे मेन इंस्पिरेशन क्या था? गदर, प्रोपेगेंडा और पैन इस्लामिक सेंटिमेंट्स, टर्की के सुल्तान का कॉल। और इसका सबक क्या था? इसने दिखाया कि इंडियन सोल्जर्स में आजादी की आग तो थी, पर एक आइसोलेटेड म्यूटिनी बिना बड़े प्लान के सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन इज की। Let's practice. The Singapore Mutiny of 1915 by the 5th Light Infantry was a Ghadar-inspired revolt that was brutally suppressed by the British. इन शॉर्ट, सिंगापुर म्यूटिनी एक चिंगारी थी जो आग नहीं बन सकी, पर उसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव में एक छोटा सा क्रैक जरूर डाल दिया। Topic 12. Decline of the first phase of revolutionary activities. ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। तो हमने देखा कि इतना जोश था, इतने सैक्रिफाइसेस थे और इतने प्लान्स थे, पर 1917-18 तक आते आते ये पूरा फेज डिक्लाइन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। ये फेल नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्म हुआ। सबसे पहला और सबसे ऊपर कारण था सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कानून से इस आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया था। ये उनकी स्टिक यानी डंडे वाली पॉलिसी थी। बिल्कुल।
हजारों को जेल में डाला गया, सैकड़ों को फांसी दी गई या काला पानी भेजा गया। लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी थी। और क्या उनके पास कोई कैरेट यानी गाजर वाली पॉलिसी भी थी? हाँ, ये दूसरा कारण था। 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया। इसमें ब्रिटिश ने वादा किया कि वो धीरे धीरे इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। इससे आगे मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स आए। तो इससे मॉडरेट्स को एक उम्मीद मिल गई। सही। इससे कुछ लोगों में, स्पेशली मॉडरेट्स में, उम्मीद जागी कि शायद पीसफुल तरीके से भी कुछ हासिल हो सकता है। इसने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को थोड़ा चेंज कर दिया। पर शायद सबसे बड़ा कारण इन सबसे अलग था, एक नए नेता का आगमन। सही कहा आपने। सबसे बड़ा गेम चेंजर था महात्मा गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स में आना। उन्होंने सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का एक नया और ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल टूल पेश किया। ये रेवोल्यूशनरीज के रास्ते से कैसे अलग था? देखो, रेवोल्यूशनरीज का रास्ता इंडिविजुअल हीरोइज्म पर बेस्ड था। उसमें आम जनता, आम किसान, आम मजदूर के लिए कोई एक्टिव रोल नहीं था। वो बस एक स्पेक्टेटर थे। और गांधी जी? गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया वो मास एक्शन का था। उनके सत्याग्रह में देश का हर नागरिक हिस्सा ले सकता था। इसने यूथ की उसी पेट्रियोटिक एनर्जी को एक ज्यादा ब्रॉड और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म दे दिया। इंडिविजुअल वायलेंस का तूफान मास मूवमेंट के समुंदर में जाकर मिल गया। प्रीलिम्स के लिए डिक्लाइन के दो मेन रीजंस क्या थे? गवर्नमेंट रिप्रेशन स्टिक और प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म्स कैरेट। कौन सा डिक्लेरेशन रिफॉर्म से जुड़ा था? मॉन्टेगो डिक्लेरेशन 1917। गांधी जी के मेथड ने रेवोल्यूशनरीज के मेथड को कैसे रिप्लेस किया? By providing a platform for mass action instead of individual action, which had a much wider appeal. इसका मतलब रेवोल्यूशनरी स्पिरिट खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, स्पिरिट जिंदा रही। बहुत से पुराने रेवोल्यूशनरीज आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए, और जब एनसीएम फेल हुआ तो उसी स्पिरिट से सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुआ। तो स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हुई, खत्म नहीं। तो ये एक पॉज था, एंड नहीं। Exactly, a pause and a transformation. Okay, practice this. The first revolutionary phase declined due to severe government repression, the promise of reforms, and the arrival of Gandhi's mass-based politics. In short, नए पॉलिटिकल माहौल और एक नए नेता ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर through the first phase of revolutionary activities. Let's do a quick recap. ब्रॉड माइक्रो थीम था। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 to 1917। हमने शुरू किया कॉजेस से, स्वदेशी मूवमेंट के बाद लीडरशिप का फेलियर और ब्रिटिश रिप्रेशन ने यूथ को आग दी। फिर देखा उनका प्रोग्राम, मास रेवोल्यूशन नहीं बल्कि रशियन निहिलिस्ट से इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस। बंगाल में हमने अनुशीलन समिति और युगांतर की कहानी सुनी, अलीपुर बॉम्ब केस और बाघा जतिन के जर्मन प्लॉट को समझा। महाराष्ट्र में हम वासुदेव बलवंत फड़के से शुरू होकर तिलक के इंस्पिरेशन और सावरकर के अभिनव भारत तक पहुंचे। पंजाब में एग्रेरियन इश्यूज ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया। फिर हम अब्रॉड गए, लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा का इंडिया हाउस, पेरिस में मैडम कामा का वंदे मातरम। अमेरिका में गदर पार्टी की पूरी स्टोरी सुनी, उनका सेक्युलर विजन, उनका न्यूज़पेपर और उनका ग्रैंड प्लान। कोमागाता मारू इंसिडेंट की ट्रैजिक स्टोरी ने दिखाया कि कैसे एक जहाज की घटना ने पूरे पंजाब में आग लगा दी। हमने गदर का इवैल्यूएशन किया, आइडियोलॉजी में सुपरहिट पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में फेल। यूरोप में बर्लिन कमेटी और काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान्स देखे। हमने सिंगापुर म्यूटनी के बारे में जाना, जहां इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया। और आखिर में हमने इस फेज का डिक्लाइन समझा, रिफॉर्म्स की उम्मीद और सबसे बढ़कर गांधी जी का आना। अब आपके लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस, अपने मन में इनका जवाब देने की कोशिश करना। पहला, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत कौन सी बंगाल में थी और कौन सी महाराष्ट्र में? दूसरा, वाइसरॉय हार्डिंग पर बॉम्ब किसने फेंका था और कहां? तीसरा, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर्स किस सिटी में था? चौथा, ओमागाटा मरू क्या था, एक पार्टी, एक न्यूज़पेपर या एक शिप? पांचवा, दो मेन रीजंस बताओ जिससे फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज डिक्लाइन हुआ। और चौथा, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में किसकी हत्या की थी? और अब आपका फाइनल चैलेंज, चूज एनी वन रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट जैसे अलीपुर केस या कोमागाटा मारू, और उसे अपने फ्रेंड या फैमिली को 2 मिनट में ऐसी एनर्जी के साथ सुनाओ जैसे आप एक हिस्टोरियन हो। रिकॉर्ड इट इफ यू कैन। देखते हैं कितना याद रहा, समझे? तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं, बल्कि इमोशंस, सैक्रिफाइसेस और स्टोरीज का समंदर है। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया और आप हिस्ट्री को ऐसे ही जिंदा होते देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक एक्सप्लोर करें। आपकी क्यूरियोसिटी का इंतजार रहेगा। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए विषय के साथ। नमस्ते दोस्तों, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इमेजिन करो, अ वर्ल्ड वॉर इज रीजिंग। ब्रिटेन, जो इंडिया पर रूल कर रहा है, एक मैसिव फाइट में फंसा हुआ है और तुम इंडिया में हो। क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, रिबेल करोगे, या फिर प्ले स्मार्ट? यही था द बिग क्वेश्चन फेसिंग इंडियन नेशनलिस्ट्स इन 1914, और इसका आंसर दोस्त चेंज्ड एवरीथिंग। सो बिफोर वी डाइव इन, जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो एंड लाइक करना मत भूलना। आज हम एक जबरदस्त जर्नी पे जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडियन नेशनलिस्ट के 3-fold रिस्पॉन्स से। फिर हम डाइव करेंगे इनटू द सुपर इंपॉर्टेंट होम रूल लीग मूवमेंट, इसके रीजंस, तिलक और एनी बेसेंट की लीग्स और इसका प्रोग्राम क्या था। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट का रिएक्शन, ये मूवमेंट फेड क्यों हुआ और इसके पॉजिटिव गेन्स क्या थे।
फिर इट्स टाइम फॉर द लैंडमार्क लखनऊ सेशन ऑफ 1916, जहां एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में वापस आए और कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ। और फाइनली हम मॉन्टेग्यूज अगस्त 1917 स्टेटमेंट को समझेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। First World War and nationalist response. Broad micro theme. The First World War's impact and the rise of aggressive Indian nationalism. तो जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो इंडियन नेशनलिस्ट ने एक जैसा रिएक्ट नहीं किया। बेसिकली 3 अलग-अलग ग्रुप्स ने अलग-अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे स्कूल टीम का मैच है एक राइवल स्कूल से। अब टीम के कुछ प्लेयर्स कहते हैं चलो फुल सपोर्ट दो, कोच खुश होगा तो नेक्स्ट टाइम कैप्टन बना देगा। ओके, अ लॉयल अप्रोच। राइट। दूसरा ग्रुप कहता है यही मौका है, कोच बिजी है, हम अपनी डिमांड्स मनवा लेते हैं। अ स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग अप्रोच। एग्जैक्टली। और तीसरा ग्रुप कहता है फॉरगेट द मैच, लेट्स स्टार्ट आवर ओन राइवल टीम नाउ। 3 ग्रुप्स, एक सिचुएशन, 3 रिएक्शंस। वाओ, दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। तो चलिए अब रियल सिचुएशन पे आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चला। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, जापान थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। इंडिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? एब्सोल्युटली। इंडियन नेशनलिज्म मैच्योर हो रहा था। अब सवाल ये था कि ब्रिटिश एम्पायर के इस वॉर एफर्ट को सपोर्ट करें या अपोज। और यहीं से वो 3 रिस्पॉन्सेज आते हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहला रिस्पॉन्स था मॉडरेट्स का। उनका जवाब था ड्यूटी। उन्होंने सोचा एज पार्ट ऑफ द एम्पायर हमारा फर्ज है ब्रिटेन को सपोर्ट करना, अनकंडीशनल सपोर्ट। ओके, सो प्योर लॉयल्टी। और दूसरा ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट का क्या स्टैंड था? एक्सट्रीमिस्ट्स जैसे कि तिलक, जो जून 1914 में ही रिलीज हुए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन उनकी एक मिस्टेकन बिलीफ थी। मिस्टेकन बिलीफ मतलब? उन्हें लगा कि ब्रिटेन इस लॉयल्टी के बदले, इस ग्रैटिट्यूड में इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देगा। ये एक तरह की पॉलिटिकल बार्गेन थी। और तीसरा ग्रुप? द रेवोल्यूशनरीज। हाँ, उनका प्लान बिल्कुल अलग था। उनके लिए ये एक हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी थी। ब्रिटेन वॉर में कमजोर था और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, इंडिया से व्हाइट सोल्जर्स सिर्फ 15,000 रह गए थे। Only 15,000, that's a huge drop. Yes, तो उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मनों जर्मनी और टर्की से हेल्प लेकर ब्रिटिश रूल पर वॉर करके इंडिया को आजाद कराने का सोचा। तो इंडियन सपोर्टर्स ये समझ नहीं पाए कि इंपीरियलिस्ट पावर्स तो बेसिकली अपनी कॉलोनीज और मार्केट्स बचाने के लिए लड़ रहे थे। एग्जैक्टली। ये 3-fold रिस्पॉन्स दिखाता है कि इंडियन नेशनलिज्म में कितनी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट आ चुकी थी। अच्छा, तो 3 रिस्पॉन्सेज थे। इनमें से किस ग्रुप का बिलीफ मिस्टेकन माना जाता है और क्यों? एक्सट्रीमिस्ट का, क्योंकि उन्हें लगा ब्रिटेन ग्रैटिट्यूड में सेल्फ गवर्नमेंट देगा, बट इंपीरियल पावर्स के हमेशा अपने इंटरेस्ट होते हैं, याद रखना। गॉट इट। एंड रेवोल्यूशनरीज के लिए WWI हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी क्यों थी? कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है? एब्सोल्युटली। द नंबर ऑफ व्हाइट सोल्जर्स इन इंडिया हैड ड्रॉप्ड टू जस्ट 15,000। ये एक क्रूशियल फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, नोटेड। और गदर पार्टी कहाँ बेस्ड थी? नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका एंड बर्लिन कमिटी इन यूरोप, दोनों अलग हैं। राइट। एंड तिलक जेल से कब रिलीज हुए थे? डेट इंपॉर्टेंट है। जून 1914 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके रिलीज होते ही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स ने फिर से मोमेंटम पकड़ा। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। मॉडरेट्स का सपोर्ट का रीजन क्या था? ग्रैटिट्यूड, अपॉर्चुनिटी या ड्यूटी? सिंपल, अ मैटर ऑफ ड्यूटी। उनके लिए ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन था। परफेक्ट। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। Practicing, the 3 nationalist responses were moderates supporting as a duty, extremists supporting for self-government, and revolutionaries seeing it as an opportunity to wage war. WWI ने इंडियन नेशनलिस्ट्स को 3 कैंप्स में डिवाइड कर दिया: द लॉयल, द होपफुल बार्गेनर्स एंड द अपॉर्चुनिस्टिक रेवोल्यूशनरीज। ओके, मूविंग ऑन टू टॉपिक 2, होम रूल लीग मूवमेंट, अ न्यू डायरेक्शन। So, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का रिस्पॉन्स था, जिसका एम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल डिमांड करना। करेक्ट। और ये गदर मूवमेंट से लेस चार्ज्ड बट मोर इफेक्टिव था। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम्स हैं। एक ग्रुप प्रोटेस्ट करता है, नारे लगाता है। राइट, द चार्ज्ड अप्रोच। एग्जैक्टली। दूसरा ग्रुप सिस्टमैटिकली सबसे साइन करवाता है, मीटिंग्स करता है और मैनेजमेंट से कामली बट फर्मली डिमांड्स रखता है। द होम रूल लीग वाज लाइक द सेकंड ग्रुप। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। तो व्हाइल रेवोल्यूशनरीज अब्रॉड गदर एडवेंचर प्लान कर रहे थे, इंडिया में एक नया पॉलिटिकल करंट डेवलप हो रहा था। बैकग्राउंड क्या था इसका? लीडर्स को अचानक से इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और इवन मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि कांग्रेस के एनुअल सेशंस काफी नहीं है। सिर्फ साल के एंड में 3 दिन मिलने से प्रेशर नहीं बनेगा। हाँ, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट की जरूरत थी। एग्जैक्टली। एक नेशनल अलायंस चाहिए था जो साल भर काम करे। और इसका कोर लॉजिक था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इंस्पायर्ड बाय द आयरिश मॉडल, राइट? बिल्कुल। आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर प्लान था ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाने का। लेकिन एंड में 2 लीग्स बनी, एक तिलक की और एक एनी बेसेंट की। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल डिस्कशन को साल भर जिंदा रखा। It brought a new energy and a sustained political campaign model to India. So, in conclusion, the Home Rule League movement was the start of a more sustained, year-long political agitation. Perfectly summarized. Let's do some cross-questioning. The Home Rule League was inspired by which country's movement? The Irish Home Rule League. ये याद रखना आसान है क्योंकि Annie Besant was of Irish origin. Good point. Was the plan to have one league or two from the start? The initial plan was for one All India Home Rule League,
लेकिन एंड में 2 बनी फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। Name any two leaders apart from Tilak and Besant involved in initial discussions. मोहम्मद अली जिन्ना एंड जोसेफ बप्टिस्टा। जिन्ना का रोल काफी इंपॉर्टेंट था शुरू में। Okay, और होम रूल का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस था या कुछ और? नहीं, ये सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। बहुत नुआंस्ड पॉइंट है, याद रखना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड बाद में आया। Right. And last one, home rule movement गदर से कैसे अलग था? It was less charged but more effective. Ghadar was seen as romantic and idealistic. This shows a shift towards more pragmatic politics. Great. Okay. Time for practice. Pause and say. The Home Rule League, inspired by the Irish model, aimed for self-government within the British Commonwealth and was led by Tilak and Annie Besant. The Home Rule movement was a strategic shift to a continuous, organized demand for self-government. Factors leading to the movement. तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे जिनकी वजह से होम रूल लीग जैसा मूवमेंट स्टार्ट करने का एक परफेक्ट माहौल बना। हाँ, no movement happens in a vacuum. इसके पीछे a perfect storm of factors था. I like that analogy. सोचो तुमने एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करने का सोचा. क्यों? मे बी बिकॉज दूसरे ऐप से लोग खुश नहीं है, दूसरा लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है, तीसरा तुम्हारे पास एक ग्रेट आइडिया है, एंड फोर्थ तुम्हारा एक फेमस शेफ दोस्त भी सपोर्ट करने को तैयार है. All factors coming together. Exactly. तो यहाँ भी 6 की फैक्टर्स थे। Let's dive into them. बैकग्राउंड तो क्लियर है. पोस्ट 1907 सूरत स्प्लिट पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी. राइट। So, the first factor, a need for popular pressure. नेशनलिस्ट्स को फील हुआ कि गवर्नमेंट से कंसेशंस लेने के लिए पॉपुलर प्रेशर जरूरी है. सिर्फ पिटीशन से काम नहीं चलेगा. सेकंड, डिसइल्यूजनमेंट विद रिफॉर्म्स. मॉडरेट्स मॉडली मिंटो रिफॉर्म से निराश थे. उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है. मेक सेंस। थर्ड फैक्टर मस्ट बी द वॉर इटसेल्फ. यस, वॉर टाइम मिजरीज, वॉर की वजह से हाई टैक्सेशन और प्राइस राइज हुआ, आम लोग परेशान थे, तो एक रेडी बेस ऑफ डिसकंटेंट मौजूद था। एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, द मिथ ऑफ व्हाइट सुपीरियरिटी. बिल्कुल, मिथ ऑफ व्हाइट सुपीरियरिटी एक्सपोज्ड। वॉर में यूरोपियन पावर्स ने एक दूसरे के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया जिससे उनकी व्हाइट सुपीरियरिटी का मिथ एक्सपोज हो गया। लोगों को समझ आ गया कि ये भी आपस में लड़ते हैं. एग्जैक्टली। पांचवा फैक्टर, तिलक्स रिटर्न. तिलक जून 1914 में रिलीज हो चुके थे एंड वाज रेडी फॉर लीडरशिप. उन्होंने गवर्नमेंट को कंसिलिएटरी जेस्चर्स भी दिए. और आखिरी फैक्टर, एनी बेसेंट. हाँ, एनी बेसेंट्स इनिशिएटिव। एनी बेसेंट, एक आयरिश थियोसोफिस्ट, ने आयरिश मॉडल पर इंडिया में होम रूल मूवमेंट बिल्ड करने का डिसाइड किया. सो यू हैव पब्लिक डिसकंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दोनों एक साथ. तो इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया. द मूवमेंट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ वाइडस्प्रेड पब्लिक डिसकंटेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. प्रिसाइसली। ओके, टाइम फॉर क्वेश्चंस. तिलक ने जेल से निकलने के बाद क्या कंसिलिएटरी जेस्चर्स दिए थे? 2 की जेस्चर्स। पहला, गवर्नमेंट को लॉयल्टी का एश्योरेंस दिया, और दूसरा, मॉडरेट्स को कहा कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म चाहते हैं, ओवरथ्रो नहीं. ओके. वॉर की वजह से आम लोगों को क्या मिजरीज झेलनी पड़ रही थी? 2 मेन थिंग्स. हाई टैक्सेशन एंड अ राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. ये आम आदमी को डायरेक्टली हिट कर रहा था. गॉट इट. किस इवेंट ने मिथ ऑफ व्हाइट सुपीरियरिटी को एक्सपोज किया था? The war itself and the naked propaganda the imperialist powers were using against each other. इससे उनकी इमेज डैमेज हुई. राइट. एनी बेसेंट इंडियन थी या कहीं और से? She was an Irish theosophist, but she was based in India since 1896. So she had deep roots here. और लास्ट, मॉडरेट्स किस चीज से डिसइल्यूजन थे? The Monumental reforms of 1909. उन्हें इससे बहुत उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई. Perfect. Pause and practice. Try listing the 6 factors. At least 3 याद करके बोलो. Wartime miseries, Tilak's return, and Annie Besant's initiative. In short, the Home Rule movement grew from a mix of public hardship, political disappointment, and the timely return of powerful leaders. All right, let's move to topic 4, the leagues, Tilak's and Besant's. तो जब तिलक और बेसेंट को कांग्रेस से फुल सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग होम रूल लीग्स शुरू कर दी. The idea was to avoid friction, but with coordination. हाँ, इसके पीछे भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी. एग्जाम्पल से समझो. तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों को एक न्यू वीडियो गेम लॉन्च करना है. तुम दोनों के सपोर्टर्स अलग अलग हैं. ओके, तो तुम डिसाइड करते हो तू नॉर्थ सिटी में लॉन्च कर, मैं साउथ सिटी में. गोल सेम है, बस एरिया अलग, ताकि आपस में क्लैश ना हो. That makes perfect sense. तो यहाँ पर बैकग्राउंड क्या था? तिलक और बेसेंट ने 1914 कांग्रेस सेशन में कोशिश की, पर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रैप्रोचमा नहीं हो पाया. By early 1915, एनी बेसेंट ने अपने न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ से कैंपेन शुरू कर दिया था. लेकिन 2 लीग्स क्यों? एनी बेसेंट ने इस पर क्या कहा था? एनी बेसेंट ने कहा, some of his followers would not work with me and some of my followers would not work with him. तो फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए दोनों ने सेपरेट लीग्स बनाई और एरियाज डिवाइड कर लिए. स्मार्ट. तो लेट्स गेट इनटू द स्पेसिफिक्स. तिलक्स लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई. HQ पुणे में था. इसका एरिया था महाराष्ट्र, लेकिन बॉम्बे सिटी नहीं, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार. स्ट्रक्चर कैसा था? बहुत ऑर्गेनाइज्ड. सिर्फ 6 ब्रांच थी और डिमांड्स क्लियर थी. स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स और वर्नाक्युलर एजुकेशन. ओके. एंड बेसेंट्स लीग सितंबर 1916 में शुरू हुई. HQ मद्रास में था. एरिया रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी. और इसका स्ट्रक्चर?
इसके 200 ब्रांचेस थे, बट इट वाज लूजली ऑर्गेनाइज्ड। इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंडेल। ये नाम इंपॉर्टेंट है। So the dual league structure was a clever strategy to maximize reach and minimize internal conflicts. एब्सोल्युटली। चलिए क्वेश्चंस। तिलक की लीग पहले आई या बेसेंट की? डेट्स। तिलक्स लीग इन अप्रैल 1916, बेसेंट्स लीग इन सितंबर 1916। तिलक ने पहले स्टार्ट किया। बॉम्बे सिटी तिलक की लीग में था या बेसेंट की? अ क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन। बेसेंट्स लीग, तिलक्स लीग कवर्ड महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। राइट। एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर्स के नाम क्या थे? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, इन न्यूज़पेपर्स ने मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की। किसका लीग ज्यादा ऑर्गेनाइज था और किसके ब्रांचेस ज्यादा थे? तिलक्स लीग was more organized, सिर्फ 6 ब्रांचेस। बेसेंट्स लीग was loosely organized but had a massive 200 branches. और तिलक की लीग की 3 स्पेसिफिक डिमांड्स क्या थी? स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द वर्नाक्युलर। ये बहुत प्रोग्रेसिव डिमांड्स थी उस टाइम के हिसाब से। Perfect. Okay. Practice time. Pause and say. Tilak's League was in April 1916, based in Pune. Besant's League was in September 1916, based in Madras. In short, to avoid internal friction, Tilak and Besant launched 2 separate but coordinated leagues, dividing India geographically. द होम रूल लीग प्रोग्राम। तो इन लीग्स का प्लान ऑफ एक्शन क्या था? ये आम लोगों तक होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज कैसे पहुंचा रहे थे? उनका अप्रोच बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था। अगर तुम्हें अपने स्कूल में प्लास्टिक बैन करवाना है, तो तुम क्या करोगे? पोस्टर्स लगाओगे, क्लासेस में टॉक्स दोगे, लाइब्रेरी में कॉर्नर बनाओगे और पिटीशन साइन करवाओगे। राइट, अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। एग्जैक्टली यही था होम रूल लीग का अप्रोच। बैकग्राउंड ये था कि पहले के मूवमेंट्स आम आदमी तक नहीं पहुंचे थे। इस बार गोल था टू अट्रैक्ट रीजन्स लाइक गुजरात एंड सिंध, जो पॉलिटिकली बैकवर्ड माने जाते थे। सो व्हाट वर द मेथड्स? कोर लॉजिक उनका क्लियर था। फर्स्ट, पॉलिटिकल एजुकेशन। इसके लिए पब्लिक मीटिंग्स और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर क्लासेस ली जाती थी। सेकंड, नॉलेज डिसेमिनेशन, जिसके लिए लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स खोले गए। प्रोपेगेंडा का भी यूज हुआ होगा। जबरदस्त यूज हुआ। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, प्लेज और यहाँ तक कि रिलीजियस सॉन्ग्स का भी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा फंड्स कलेक्ट करना और सोशल वर्क ऑर्गेनाइज करना भी प्रोग्राम का हिस्सा था। वाओ, और इसमें रशियन रेवोल्यूशन का क्या रोल था? द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ने इस कैंपेन को और बूस्ट दिया। इट गेव द मैसेज दैट इफ द ज़ार्स पावरफुल गवर्नमेंट कुड बी ओवरथ्रोन, देन रेवोल्यूशन वाज पॉसिबल एनीवेयर। कौन-कौन से फेमस पर्सनालिटीज इससे जुड़े? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नाम। जिन्ना ने तो बॉम्बे डिवीजन को लीड किया था। पर कुछ लोग इससे दूर भी रहे, है ना? हाँ, एंग्लो इंडियंस, मोस्ट मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम द साउथ। उन्हें डर था कि होम रूल का मतलब होगा हिंदू मेजॉरिटी रूल, स्पेसिफिकली हाई कास्ट हिंदू रूल। So the program was a masterclass in mass political education. Indeed. Okay, questions. Besides political methods, what other methods did the leagues use? Cultural tools like plays and religious songs. और उसके साथ social work. This was a holistic approach. Which international event gave a boost to the campaign? The Russian Revolution of 1917. It was a major morale booster for nationalists worldwide. मोहम्मद अली जिन्ना ने किस सिटी में लीग की ब्रांच को लीड किया था? Bombay Division. This shows his early involvement in mainstream nationalist politics. कौन से 3 ग्रुप्स थे जिन्होंने लार्जली इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया और क्यों? Anglo-Indians, most Muslims, and non-Brahmins from the south. The common reason was a fear of Hindu majority domination. Can you name the 2 politically backward regions mentioned that the movement attracted? और गुजरात एंड सिंध, ये इस मूवमेंट की रीच को दिखाता है। Great. Pause करके प्रैक्टिस करो. Say it out loud. The Home Rule program used political education, propaganda, and social work to take the message of self-government to the masses. In short, the Home Rule movement used a 360-degree campaign to make self-government a national conversation. Government attitude and repression. अब जब होम रूल मूवमेंट इतना पॉपुलर होने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दबाने के लिए सिवियर रिप्रेशन यानी सख्त कार्रवाई का इस्तेमाल किया। Of course, जब कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्कूल में बड़ा हो जाए तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? मीटिंग्स प्रोहिबिट कर देंगे और स्टूडेंट लीडर्स को सस्पेंड कर देंगे। है exactly what the British did. बिल्कुल। द कोर लॉजिक ऑफ द रिप्रेशन वाज टू क्रश द मूवमेंट्स मोमेंटम। मद्रास, जो कि मूवमेंट का हब था, वहां स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने से रोका गया। और तिलक पर भी एक्शन हुआ। हाँ, तिलक पर केस हुआ और उन्हें पंजाब और दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया गया। लेकिन द बिग इवेंट was yet to come. The arrest of Annie Besant. Yes, in June 1917, Annie Besant and her associates, B.P. Wadia and George Arundale, were arrested. ये सरकार की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और इसका रिएक्शन क्या हुआ? नेशन वाइड प्रोटेस्ट, आग लग गई पूरे देश में। सर एस सुब्रमण्य अय्यर ने अपना नाइटहुड त्याग दिया इन प्रोटेस्ट। तिलक ने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की। और मोंटेगू का वो फेमस कोट भी इसी कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोंटेग्यू ने कमेंट किया, शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइव्स। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट इंटर्न्स मिसेस बेसेंट। बेसिकली, अरेस्टिंग बेसेंट ने 52 नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। एग्जैक्टली द रिजल्ट, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। Annie Besant was released in September 1917. The government's repression backfired spectacularly and strengthened the movement. चलिए, सवाल जवाब। Who was arrested in June 1917, triggering nationwide protests? Annie Besant,
BP Wadia and George Arundel. तीनों नाम याद रखना जरूरी है. In response to the arrests, who renounced his knighthood? Sir S. Subramania Iyer. A very important fact for exams. Which leader advocated passive resistance after the arrests? Tilak. This shows that the extremist methods were now becoming more mainstream. Montague's quote about Shiva. इसका मतलब क्या था? It meant that by arresting one leader, the government had created countless new opponents. The problem multiplied instead of being solved. और आखिरी सवाल. The government's repression was particularly severe in which province? Madras, because it was the nerve center of Besant's Lee. Okay, let's practice. Pause and say. The government's repression, including the arrest of Annie Besant in June 1917, backfired and only strengthened the Home Rule movement. In short, the British tried to suppress the movement with arrests, but it only made the leaders heroes and the movement stronger. Next, topic 7. Why the agitation faded out by 1919. तो अपनी पीक के बाद 1919 तक होम रूल एजिटेशन धीरे-धीरे खत्म हो गया. How did that happen? इसके पीछे भी several factors थे. Imagine एक super successful student campaign चला. पर फिर exams आ गए. Which are like the reforms? Right. Student leaders graduate हो गए. Leadership vacuum. और नए सेशंस में नए इश्यूज आ गए. The rise of Gandhi. That's a great analogy. तो चलो reasons देखते हैं. First, lack of effective organization. Movement जोश में फैला पर स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था. Second, communal riots हुए during 1917-18 जिसने political atmosphere को खराब किया. और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ने भी काम किया. हाँ. Third, moderates pacified हो गए by Montague's statement of August 1917 and Besant's release. उन्हें लगा कि अब प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं. Fourth, there was a split on the idea of passive resistance. करेक्ट. एक्सट्रीमिस्ट ने जब पैसिव रेजिस्टेंस की बात की तो मॉडरेट्स दूर हो गए. फिर आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जुलाई 1918 में. इसने नेशनलिस्ट रैंक्स को डिवाइड कर दिया. एनी बेसन खुद कंफ्यूज थी कि सपोर्ट करें या अपोज. और सबसे बड़ा ब्लो था लीडरशिप का जाना. Yes, the movement became leaderless. Tilak had to go abroad in September 1918 for a libel case against Valentine Chirol. With Besant confused and Tilak away, movement leadershipless हो गया. और finally, the rise of Gandhi. Exactly. Gandhi's new approach, Satyagraha, was catching people's imagination. It was fresh and more effective. तो इस लीग का फाइनल स्टेप क्या था? In 1920, Gandhi became president of the All India Home Rule League, renamed it Swarajya Sabha, and it merged with the Congress. So a combination of internal weaknesses, government concessions, and the rise of Gandhi led to the fading of the movement. You've nailed it. Time for questions. तिलक सितंबर 1918 में अब्रॉड क्यों गए थे? For a libel case against Valentine Chirol, who was the author of the book Indian Unrest, in which he had called Tilak the father of Indian unrest. What was the impact of the Montagu-Chelmsford reforms on the movement? They divided the nationalist ranks. Annie Besant herself became indecisive, which weakened the movement significantly. Moderates movement से दूर क्यों हो गए? दो reasons. Hila, they were pacified by Montague's statement. Dusra, they were kept away by the talk of passive resistance. उन्हें confrontation नहीं चाहिए था. Ultimately, Home Rule League का क्या हुआ? In 1920, Gandhi became its president, renamed it Swarajya Sabha, and it formally merged with the Congress. And last question. Gandhi's approach was described as fresh. इससे Home Rule movement पर क्या असर पड़ा? It caught the imagination of the people and, pushed the home rule method onto the sidelines. It was seen as the new, more powerful way forward. Got it. Pause and practice saying the key reasons for the decline. Lack of organization, Montague's reforms, and the movement becoming leaderless. In short, the movement faded due to internal divisions, government's clever tactics, a leadership vacuum, and the rise of Gandhi. Which brings us to topic 8, positive gains, the legacy. तो भले ही होम रूल एजिटेशन शॉर्ट-लिव्ड था, इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स छोड़े. बिल्कुल. Imagine you study really hard for a test, but don't get the first rank. You still learn new study techniques and your concepts became clear. These are the positive gains. That's a perfect way to look at it. So the Home Rule Leagues were a crucial bridge between the pre-1916 inactive Congress and the Gandhian era of mass politics. Yes. Let's count the 7 key gains. 1. Shift to the masses. The movement shifted the emphasis from the elite to the masses permanently. Yes, सबसे बड़ा gain था. Second, Town-country link. It created an organizational link between towns and the countryside for the first time on such a large scale. created ardent nationalists. इसने passionate nationalist की एक नई generation तैयार की जो आगे चलकर freedom struggle की backbone बनी. Prepared masses for Gandhian politics. It was like a practice match before the main tournament of Satyagraha. Fifth, it directly influenced British policy. Correct. Montague's 1917 declaration and Montfort reforms were directly influenced by its pressure. ये movement ना होता तो शायद ये concessions ना मिलते. Sixth gain was reviving the Congress itself. Yes. Efforts of Tilak and Besant led to the moderate extremist reunion at Lucknow in 1916. Congress फिर से एक united force बन गई. And finally, New urgency. It lent a new dimension and a sense of urgency to the national movement. सुस्ती खत्म हो गई थी. So the movement's true success lies in how it fundamentally transformed the Indian freedom struggle. time for cross-questioning. The movement is called a transition between which two phases? Between the inactive, deliberative phase of the pre-1916 Congress
and the mass involvement Gandhian phase. It was a bridge, What kind of organizational link did the movement establish? a link between the town and the country. पहले पॉलिटिक्स मोस्टली शहरों तक सीमित थी. The movement prepared the masses for politics of the Gandhian style. इसका क्या मतलब है? It familiarized people with sustained political agitation and mass participation. उन्हें प्रोटेस्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और जेल जाने का डर कम हुआ. Which two British actions were directly influenced by the agitation? The August 1917 Declaration of Montego and the subsequent Montfort reforms. और आखिरी सवाल, how did the movement revive the Congress? By facilitating the moderate extremist reunion at the Lucknow session in 1916. इसके बिना कांग्रेस divided रहती. Excellent. Time to practice. Pause and say. The Home Rule movement's positive gains were shifting focus to the masses, linking town and country, and preparing India for the Gandhian era. In short, the Home Rule movement was a crucial stepping stone that made the Congress stronger and the masses ready for the next phase. Lucknow session of the INC, 1916. The reunion. तो लखनऊ में 1916 में हुए कांग्रेस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट्स लेड बाय तिलक को फाइनली कांग्रेस में वापस ले लिया गया आफ्टर द 1907 सूरत स्प्लिट. Yes. सोचो, एक रॉक बैंड 10 साल पहले स्प्लिट हो गया था. अब उन्हें रियलाइज हुआ कि अकेले वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं. Finally, they reunite for a massive concert. That was the Lucknow session. लव दैट. इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? President was a moderate, अंबिका चरण मजुमदार. AC मजुमदार ने अपनी स्पीच में कहा, "If united we stand, divided we fall." तो इस रियूनियन के पीछे फैक्टर्स क्या थे? इतना बड़ा स्प्लिट हील कैसे हुआ? First, old controversies had become meaningless. 9 साल बाद पुराने झगड़े irrelevant हो चुके थे. सेकंड, दोनों साइड्स ने रियलाइज किया कि स्प्लिट से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आई है. एनी बेसेंट और तिलक का भी रोल था. बहुत बड़ा. Vigorous efforts by Annie Besant and तिलक. फिर तिलक ने मॉडरेट्स को रीअश्योर किया. उन्होंने वायलेंस को डिनाउंस किया और कहा कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसने इस रियूनियन को आसान बना दिया. Yes, the death of फिरोज शाह मेहता, जो a very staunch moderate थे और रियूनियन के सख्त खिलाफ थे. उनकी डेथ से ऑपोजिशन कम हो गया. तो the reunion healed a long-standing wound and made the Congress a formidable force once again. बिल्कुल. Questions: Who was the president of the Lucknow session of Congress in 1916? A moderate leader, अंबिका चरण मजुमदार और AC मजुमदार. Which moderate leader's death facilitated the reunion? Firoze Shah Mehta. He was a major opponent of the extremist entry. What were the two key assurances Tilak gave to the moderates? He supported reform of administration, not overthrow of government. And second, he denounced acts of violence. The quote, "If united we stand, divided we fall," was said by whom? AC Majumdar, the president of the session, in his presidential address. और आखिरी, the split that was healed at Lucknow, कब और कहाँ हुआ था? The Surat split of 1907, almost a decade later. Great. Pause and practice. At the Lucknow session of 1916, presided over by AC Majumdar, the extremists were readmitted to the Congress. In short, the Lucknow session healed the 9-year-old split in the Congress, making it a united organization. The Lucknow Pact, a united front. लखनऊ सेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और उन्होंने गवर्नमेंट को कॉमन डिमांड्स प्रेजेंट की. हाँ, इमेजिन टू राइवल स्टूडेंट यूनियंस इन अ कॉलेज. फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अगर वो मिलकर कॉमन डिमांड्स रखेंगे तो मैनेजमेंट उनकी बात सुनेगा. दिस वाज द लखनऊ पैक्ट. लेकिन मुस्लिम लीग के एटीट्यूड में इतना बड़ा चेंज क्यों आया? वो तो प्रो ब्रिटिश मानी जाती थी. सेवरल रीजंस. फर्स्ट, द टर्की इशू. ब्रिटेन ने बाल्कन वॉर्स में टर्की की हेल्प करने से मना कर दिया. टर्की के सुल्तान खलीफा थे, सो दिस एंगर्ड इंडियन मुस्लिम्स. ओके, दैट्स अ बिग इंटरनेशनल रीजन. सेकंड, अन्योलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1911 ने उन मुस्लिम्स को अनॉय किया जो पार्टीशन के सपोर्टर थे. थर्ड, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर भी गवर्नमेंट से इश्यूज थे. और लीग की लीडरशिप भी बदल रही थी. यस, यंगर लीग मेंबर्स जैसे मौलाना आजाद और मोहम्मद अली नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे थे और गवर्नमेंट ने इनके न्यूज़पेपर्स मौलाना आजाद अल हिलाल और मोहम्मद अलीज कॉमरेड को सप्रेस कर दिया, जिससे वो और नाराज हो गए. सो द नेचर ऑफ द पैक्ट, इसमें क्या डील हुई? द नेचर ऑफ द पैक्ट वाज सिंपल. कांग्रेस ने मुस्लिम लीग्स पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया. ये सबसे बड़ा कंसेशन था. और बदले में The League agreed to present joint demands with the Congress. Demands थीं self-government at an early date, expansion of legislative assemblies और Secretariat of State की सैलरी British Treasury से दी जाए, Indian फंड से नहीं. इस पर क्रिटिकल कमेंट्स क्या हैं? कांग्रेस का separate electorates accept करना बहुत controversial था. Many believe कि it was a landmark in the evolution of the two-nation theory. So the Lucknow Pact was a landmark in Hindu-Muslim unity for nationalist goals, but its acceptance of separate electorates had complex consequences. Perfectly put. It was a double-edged sword. Questions. What was the single biggest concession the Congress made in the Lucknow Pact? Accepting the principle of separate electorates for Muslims. Name one international reason for the Muslim League's shift in attitude. Britain's refusal to help Turkey, the seat of the Khalifa, in the Balkan Wars. Name the two newspapers of younger Muslim leaders that were suppressed. Maulana Azad's Al-Hilal and Muhammad Ali's comrade. What was the demand regarding the salary of the Secretary of State for India? That it should be paid from the British Treasury.
not from Indian funds. The logic was that he works for Britain. And what was a major negative long-term implication of the pact? It was a major landmark in the evolution of the two-nation theory. It legitimized communal politics in a way. Okay, pause karo and practice. The Lucknow Pact was a joint demand for self-government, where Congress controversially accepted separate electorates. In short, the Lucknow Pact created a powerful united front, but the seeds of future political divisions were also sown within it. And now for our final topic. Topic 11, Montagu's Statement of August 1917. तो अगस्त 20, 1917 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया को ब्रिटिश पॉलिसी का गोल बताया गया। हाँ, इमेजिन आप स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल डिमांड कर रहे हैं, प्रिंसिपल मना कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं आवर पॉलिसी इज टू ग्रेजुअली डेवलप अ स्टूडेंट काउंसिल। आपकी डिमांड ऑफिशियल पॉलिसी बन गई। that was the Montagu statement. Exactly. The core logic of the statement was in the key phrase, progressive realization of responsible government in India. Why was this such a big deal? क्योंकि अब सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड सिडिशियस, देशद्रोही नहीं रही। इट वॉज अ कंप्लीट यू टर्न फ्रॉम मॉर्लीज 1919 स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी को साफ इनकार कर दिया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब था कि रूलर्स वुड बी आंसरेबल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन इसमें कोई कैच भी था, है ना? द कैच वॉज द वर्ड प्रोग्रेसिव। इसका मतलब था कि ब्रिटिश ही डिसाइड करेंगे कि प्रोग्रेस कब और कितनी तेजी से होगी, और इसको मैनेज करने के लिए डायरची का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया। इंडियन ऑब्जेक्शंस क्या थे स्टेटमेंट पर? तो मेन ऑब्जेक्शंस थे 1. नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, कोई डेडलाइन नहीं दी गई। 2. द गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द एडवांस, मतलब सब कुछ ब्रिटिश की कंट्रोल में ही था। So Montague's statement was a significant policy shift on paper, but its vagueness left many leaders dissatisfied. बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक कंसेशन था। Time for a quick quiz. What were the two most important words in the Montague Declaration? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इन दो शब्दों ने पूरी डिबेट बदल दी। How was this statement different from Morley's statement of 1909? Morley had said no to self-government as a goal. Montagu made it the official long-term goal of British policy. What were the two main Indian objections to the statement? No specific time frame, and the British government alone would decide the timing and nature of reforms. Which concept was evolved to manage responsible government without giving full power? The concept of diarchy, जिसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था। And on what date was this declaration made? August 20, 1917. Perfect. Pause and say. Montague's August 1917 declaration made responsible government the goal of British policy in India, but with no fixed timeline. In short, Montague's statement was a strategic concession, promising future self-government, but keeping all control in British hands. Wow, what a journey, dost. Let's quickly recap everything under our theme. The First World War's impact and the rise of aggressive Indian nationalism. First, WII, or three Indian responses: duty, hope, and opportunity. Then, the Home Rule League movement, a more organized and sustained response by Tilak and Besant. We covered the government's reaction, repression backfired spectacularly. Next, why the movement faded. Leadership vacuum, clever reforms, and the rise of a new leader, Gandhi. But its legacy was huge. It prepared the masses and revived the Congress. This led to the landmark Lucknow session of 1916. Congress reunited and the historic Lucknow Pact was signed. And finally, Montague's August 1917 declaration, responsible government became an official British policy goal, भले ही conditions के साथ। Okay, now it's your turn, दोस्तों. थोड़ा सोच लो and try to answer these questions out loud. 1. Explain the difference between Tilak's League and Besant's League in terms of area and branches. 2. What were two main reasons the Muslim League's attitude towards the British changed before 1916? 3. What was Sir Subramania Iyer's famous act of protest? 4. Why is the phrase responsible government in Montague's statement so important? 5. List 3 positive gains of the Home Rule movement. And 6. Explain why the Lucknow Pact is considered a double-edged sword. And here's a simple challenge. Pick any one topic from today's discussion. Ab, imagine you have to explain it to a friend in just 60 seconds. Can you do it? Try recording yourself. This will really solidify your understanding. And that's a wrap. We hope तुम्हें ये सफर पसंद आया. Remember, history is about connecting the dots. बिल्कुल. Keep that curiosity alive. तो अगर तुम्हें ये डिस्कशन पसंद आया, तो you know the drill. Subscribe to our channel, hit that like button and share it with your friends. और हाँ, comment section में जरूर बताना कि तुम्हारा 60 second challenge कैसा गया. हम मिलेंगे next time. अब तक keep learning.